द पत्रकार वाला के पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं हम एडवोकेट बड़े भाई मृगेंद्र उपाध्याय जी का। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। साइलेंट है। हाँ, बंद कर दी। तो ये छोटा सा सेटअप अपना। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा है। धीरे धीरे कम से कम शुरुआत किए हैं बलरामपुर में। जी, माइक सेट कर दो आज कोई। हेलो हेलो। बाकी जो कैमरा है इधर रहेगा आपका एक। ये वाला कैमरा आपका है। अच्छा अच्छा। और एक सामने कैमरा है उधर। तो चाहे आप उसमें देखेंगे चाहे इसमें देखेंगे आप। ना भी देखे सोच के रखिए कि कैमरा नहीं है और कोई नहीं, तभी बातचीत करने में मजा भी आएगा और चीज अच्छी होंगी तब। हाँ हाँ, नहीं ठीक और है। जब थोड़ा सा फोकस अगर कैमरे पे गया तो हमको लग रहा है फिर वो फोकस कैमरे पे रह जाएगा। सही है। तो जब कैमरा को ना फोकस करके आप हमसे बातचीत कर रहे हैं तो एकदम नॉर्मली बात हम लोग करेंगे, स्टार्ट करेंगे यहाँ से। एक बार वॉइस चेक कर लेना जहाँ पे भी है कि हाँ आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, सब चीज। पैर पर पैर रखकर बैठ सकते हैं। हाँ, जैसे भी आप ऐसे पलथी मार के तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। अगर कुछ एडजस्ट करना तो कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये थोड़ा सा पास में रहेगा तो थोड़ा सा वॉइस और अच्छी जाएगी। अच्छा, और आप सेट कर लो, ऊपर कर दे थोड़ा सा और। नहीं ठीक है। ठीक है भैया, थोड़ा आप देख लो कि बैठे बैठे मैं कपड़ा पड़ा के इधर उधर हुई तो बताए। हाँ, ये सब चीज का ध्यान रखेंगे। इसका ध्यान रखिएगा। बाकी हमारा कम रखो लेकिन भैया ज्यादा रखो। आवाज सही है? फैन चलने दे, बंद कर दे। फैन का जैसा इच्छा हो चला, हल्का फुल्का चलने दो। यहाँ रिमोट है। हम फैन ऑन है। एक तो रिमोट हो गया, फैन वाला दे दो हमें। जैसे मान लो कभी लगा तो धीरे तेज कम। तो हम लोग एक पॉडकास्ट जो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें ऐसा सवाल तो चीजें चलेंगे ही, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार थोड़ा सा परिचय की मृगेंद्र उपाध्याय कौन है, कैसे हैं, क्या चीज है, इसके बारे में एक संक्षेप परिचय हो जाए आपका। देखिए, मृगेंद्र उपाध्याय मेरा नाम है जी। और पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट लखनऊ दोनों जगह प्रैक्टिस करता हूँ। कलेक्ट्रेट के पास में एक गांव पड़ता है कोयलिया, वो हमारा निवास स्थान है। डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर है। थोड़ा सा और तेज बोला जी, क्योंकि ये वाला कैमरा हो सके, वो वाला माइक तो ले लेगा लेकिन ये वाला थोड़ा नहीं लेगा। थोड़ा सा तेज हम लोग बोलेंगे। तुम वहाँ वॉइस सुनते रहना। ठीक है, चल रहा है सही सब। तो कैमरा ऑन हाई है पहले से ही। हम लोग ऐसे बात करना शुरू। इससे पहले हम लोग क्या करते थे कि जब कोई गेस्ट आया तो फिर ये हुआ बैठ गया, अब हुआ एक्शन, अब उसके बाद शुरू हुआ इंट्रो, उसके बाद फिर शुरू हुआ। तो बहुत फॉर्मल लगा था कि अच्छा हो लगा था कि अब ऑन होगा, अब सजग हो जाओ, सजग हो। तो अब इस बार का मैंने सोचा कि ये सजग वाला ये सब चीज कॉन्सेप्ट खत्म, एंट्री से ही स्टार्ट है। जब तक आप एग्जिट करेंगे तब तक कैमरा ऑन रहेगा, जिससे कुछ पेनिंग ना हो कि हाँ कैमरा ऑन है कि नहीं। ना, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मूवी वगैरह का देखने का शौक रखते हैं कि नहीं? देखिए, मूवी वगैरह तो देखे हैं लेकिन बहुत काफी समय हो गया है छोड़े हुए। जब प्रैक्टिस में आए तो कभी अवसर नहीं मिला जल्दी। लास्ट कोई मूवी याद नहीं है कब देखा था आपने? लास्ट में तो अभी एक जल्दी ही मूवी देख लिए थे, वो लखनऊ गए थे चूंकि, तो समय भी था और रुकना था हमको, तो वहाँ एक ही आई थी ना, धुरंधर। अच्छा, बहुत बेहतरीन, सही। हाँ, तो उसको देख लिए थे। फिर काफी समय बाद देखे थे, उसके बाद फिर देखना नहीं पाया।
अच्छा, गाने वाने का भी शौक रखते हैं पर्सनली? अगर कोई जानना चाहे आपके बारे में कि गाने का शौक रखते हैं? ना ना, बिल्कुल गाने का बिल्कुल कतई शौक नहीं। सुनने का भी शौक नहीं है? न सुनते भी नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ सामने बजने लगे तो हम कान थोड़े बंद कर लेंगे, लेकिन सुनने का ऐसा कोई शौक नहीं। कान नहीं, मतलब कि शौकिया पे आदमी जब कहीं निकलता है गाड़ी से तो गाना वगैरह सुनता है? हाँ नहीं, वैसे- गाड़ी से चल रहे हैं, लंबी ड्राइव है तो सॉन्ग निश्चित है, भजन वगैरह भी लग गए, कभी कभी फिल्मी गाने भी लग गए तो उसको हम लोग सुन लेते हैं। अभी आपकी जो लाइफ चल रही है, कितने साल जो प्रैक्टिस करते हुए आपको वकालत हो गया? देखिए, रजिस्ट्रेशन हमारा 2015 का है और लगभग 10 वर्ष हो गए हैं प्रैक्टिस के। किस तरह की अभी आप लाइफ चल रही है आपकी? एकदम परफेक्ट चल रही है। आपके हिसाब से मतलब? क्रिमिनल देख रहे हैं। अच्छा, हाँ। बलरामपुर में? हाँ, बलरामपुर देखते हैं, अगर मिल गया तो हाई कोर्ट भी कर लेते हैं। जैसे स्कूलिंग आपने बलरामपुर से ही किया होगा? हाँ, बलरामपुर से ही किया। हाई स्कूल भी बलरामपुर देवी आरती से, उसके बाद में इंटर एमपीपी इंटर कॉलेज से, बीए एमएलके से। उस समय एमपीपी इंटर कॉलेज की स्थिति क्या रही, पढ़ाई वगैरह? जो जैसे आज के टाइम पे माना जाता है कि किसी को बता दो कि कहाँ पढ़ा था एमपीपी में, तो बड़ा हीन भावना से देखते हैं लोग। उस समय भी ऐसा ही था जब आप? नहीं, पढ़ाई थी, क्लास हम लोग लेते थे। अब पढ़ने वालों के लिए तो क्लास था, और जिनको नहीं पढ़ना है उनके लिए तो कोई क्लास नहीं है। आपकी स्थिति, वर्तमान स्थिति तो नहीं बता सकते हैं। इंटर के बाद फिर क्या किया? इंटर के बाद फिर बीए की। कहाँ से? एमएलके से। अच्छा, ये एमएलके से। फिर बीए के बाद एलएलबी? बीए के बाद लॉ की, अवध यूनिवर्सिटी। कॉलेज कौन सा था एलएलबी का? अवध यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी अवध? कैंपस ही था, फैजाबाद फैजाबाद। साकेत आई थिंक ना? हाँ। उसके बाद फिर आप तो लॉ, जैसे इंटर किया आपने, फिर उसके बाद बीए किया, तो लॉ ही आपने क्यों चूज किया कि हाँ लॉ करना है, एलएलबी करना है और इसमें ही अपना करियर बनाना है? देखिए, उसके पीछे तो रीजन था। असलियत में हमारा जीवन पूरा संघर्ष भरा था। हम कॉलेज में गए, उसके बाद में अपनी जो टीम थी, मित्र थे, तो उसमें तमाम प्रकार के संघर्ष सामने आए। जैसे विद्यार्थी काल से ही बलबीर सिंह जी आए थे, जिला प्रचारक आरएसएस के, तो उन्होंने हमको विद्यार्थी विस्तारक बनाया। ओटीसी द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित हैं हम। तो वहीं से जो है, अब चूंकि उसमें गए तो संघ का कार्य, वर्क, उसके बाद में योगी जी ने अब हिंदू युवा वाहिनी बनाया। फिर हिंदू युवा वाहिनी में हम जिला संयोजक रहे। उसके बाद में, इससे पहले मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयोजक रहे। फिर बाद में विश्व हिंदू परिषद में जिला मंत्री रहे। तो तमाम प्रकार की, कहीं से फोन आ गया कि गाय से लदी हुई ट्रक जा रही है, कहीं गौहत्या हो गया है, कहीं और हिंदू मुस्लिम संबंधी कोई विवाद है, तो हम लोग तुरंत एकदम ऑलरेडी रहते थे, वहाँ रेडी रहते थे, तैयार रहते थे जाने के लिए, तुरंत जाते। ये फैजाबाद की बात है जब आप वहाँ पे? नहीं, ये फैजाबाद नहीं, ये बलरामपुर की बात कर रहे हैं। पढ़ाई वहाँ से पूरी हो चुकी थी? हाँ, या ग्रेजुएशन की बात बता रहे हैं? पहले की बात बता रहे हैं। हिंदू युवा वाहिनी आपने कब ज्वाइन किया? जैसे ग्रेजुएशन के टाइम पे ये बात है या लॉ करने की बात है? ये तो लगभग हमारे ख्याल से इंटरमीडिएट के समय की बात। उसी टाइम ज्वाइन कर लिया था आपने? हाँ। और उसके बाद में कॉलेज आए, स्थिति इस प्रकार थी कि, हालांकि फिलहाल मैं ये बताना चाहता हूँ कि संघर्ष बहुत रहे, लेकिन हमारा व्यक्तिगत कभी किसी से कोई विवाद नहीं हुआ। एक आध मान लीजिए जमीन वगैरह छुटपुट घटनाओं को छोड़ करके हमेशा हम दूसरे के लिए ही संघर्ष किए। कोई मुझसे कह देता था, तो ऑलरेडी आज भी है कि अगर हमारे सामने कोई अत्याचार, अन्याय हो रहा है, कोई गलत हो रहा है, तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं एकदम। तुरंत उस पर हम कुछ ना कुछ, जो भी हमारे अंदर क्षमता होगा वो हम करेंगे, सामने वाला चाहे जैसा भी हो, चाहे जिस परिस्थिति में। तो अभी तो व्यक्तिगत, इस पे हम लोग आएंगे आगे कि कितना आपने संघर्ष किया है अपने लिए और लोगों के लिए। व्यक्तिगत संघर्ष आपका कैसा रहा? जैसे परिवार की स्थिति कैसी रही आपकी शुरू से? देखिए, परिवार जो है सामान्य रहा। हमारे पिताजी अध्यापक थे, सामान्य परिवार था, लेकिन सामान्य हम इसलिए भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि 71 पूरा क्षेत्र हम लोगों का है।
71 गांव समझ लीजिए, हमारे पूर्वज बाबा वगैरह जो थे स्टेट को कर्जा दे रखे थे। स्टेट को कर्जा दे रखे थे, यानी राजा, स्टेट मतलब राजा यहाँ के बलरामपुर के। हाँ, बलरामपुर के राजा, चौंकने वाली बात नहीं है। तो थी तो जमीन उमीन तो बहुत थी, लेकिन चीजें पहले से बेटर थी स्टेट को। हाँ, ठीक थी, जमीन थी, खेती पाती थी, हम लोगों की पटीदारी कई जगह फिर बटे, कई गांव में हम लोग बट गए, अलग अलग हुए। तो खेती बाती तो थी, लेकिन बात क्या होता है कि जब कोई आय का स्रोत नहीं होता तो खेती से सारी काम नहीं चल सकते हैं। सही है। मनी होना बहुत आवश्यक है जीवन में, लिक्विड मनी जिसको कह लीजिए। तो आर्थिक स्थिति समझ लीजिए कि थोड़ा कमजोर ही था हम लोगों का, तो उसमें शिक्षा दीक्षा चलती गई। और उसके बाद में कॉलेज पहुंचे। कॉलेज में तमाम संपर्क, जैसे एक हमारे महाराज जी हैं, उनके हम शिष्य हैं, श्री कमल नयन शास्त्री जी महाराज, उनका बड़ा सहयोग रहता था विद्यार्थी जीवन काल से ही। अच्छा। अब इस प्रकार सहयोग था, और इतना हम घुले मिले थे उनसे कि एक बार तो हम उनसे गए, कहे कि महाराज जी 10,000 रुपया दे दीजिए, जूता लेना है। 10,000 के? हाँ। महाराज जी चौके, कहे कि 10,000 का जूता, अरे जूता थोड़ा कम में लो, क्योंकि संत थे ना, तो समझे कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा लेकर के कोई गलत काम करे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जूता वूता हमको दिलाया, ऐसी बात नहीं है। बस बड़ा सब वहाँ सब जुड़े रहे। फिर शिक्षा दीक्षा ला भी समझ लीजिए, ला करने में भी उनका बड़ा सहयोग रहा। तो इस संघर्ष, सब तमाम संघर्ष थे। वो उस बीच में हमारे दिमाग में आया कि वकालत करना चाहिए, तो हमने थोड़ा महाराज जी से चर्चा किया। यानी कि गुरु के रूप में वही थे आपके, जो मार्गदर्शन करते थे ना? हाँ। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, ला करो, हमारा सहयोग रहेगा जो हो सकेगा। तो ला समझ लीजिए कि उनके ही मार्गदर्शन में हमको ला करने का अवसर प्राप्त हुआ। परिवार की स्थिति आपने बताया ठीक था और संघर्ष आपने किया। इसके अलावा अगर मैं लॉ के बाद आपने जब प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो प्रैक्टिस बलरामपुर में ही आके प्रैक्टिस शुरू किया कि पहले वहां पे गए? लखनऊ वगैरह लोग जाते हैं। नहीं, हम लखनऊ वगैरह नहीं गए। हम प्रैक्टिस की शुरुआत तो बलरामपुर से ही किए, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से ही किए। लेकिन वहां भी चूंकि कोई गार्ड फादर तो हमारा था नहीं, गए। और बाकी सीनियरिटी जूनियरिटी के विषय में तो आपको बताना नहीं है, वहां भी स्थिति थी। लोग हमारा वर्क देख करके जो है, लोग जुड़ते हमसे बहुत थे। तो कुछ लोग थे जो हमारा बड़ा विरोध करते थे ये देख करके। और यहाँ तक कि चूंकि वो रजिस्ट्रेशन हमारा हुआ नहीं था, और 4-6 महीने पहले ही हम पहुंच गए थे न्यायालय, तो यहाँ तक कि जजों से शिकायत कराते थे कि अभी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि आर्गूमेंट वगैरह करने के लिए सीनियर हमारे भेज देते थे। तो ये मौका पा करके जो है, ये लोग चूकते नहीं थे। तो वहां भी सब बड़ा संघर्ष रहा। लेकिन अब चूंकि सहयोग की भावना शुरू से ही हमारे अंदर थी, संघर्ष का भावना शुरू से ही था। हमने तमाम लोग शुरू में प्रैक्टिस आए हैं, 80% काम हमने समझ लीजिए निःशुल्क किया है। बहुत लोगों को तो हम अपने जेब से पैसा लगा करके उनका वर्क किए हैं। लोग जुड़ते गए, विश्वास उनका जुड़ता गया। और तमाम लोगों ने, फिर तमाम युवा अधिवक्ताओं ने तो हमको देख करके वर्क किया कि अगर इस प्रकार, जैसे हमने कहा कि भाई कोई मान लीजिए हमको 100 रुपया फीस दे रहा है, देखा कि 10-10 का नोट निकाल करके दिया, तो हम कह देते थे कि ठीक है, सब्जी वब्जी लेते जाना, मत देना। तमाम लोगों ने इसको फॉलो किया, और वो लोग भी 150 रुपया लेना जो है मना कर दिए। और ऐसा नहीं कि उससे पैसा हमने नहीं लिया तो उसका वर्क हमने नहीं किया। वर्क उतना ही किया जितना लोगों से, अन्य लोगों से फीस लेकर किए, उसका भी उतना काम वैसा ही कार्य किए। जैसे आज के दौर में लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक पे रील्स स्क्रॉल करते हैं, रील्स देखते हैं, दुनिया देखते हैं, लोगों को देखते हैं। आप अपने आसपास के जो आपके समकक्ष लोग रहे होंगे उस समय, तो क्या लगता है कई बार कि आप उनसे आगे हैं या उनसे कहीं पीछे रह गए? देखिए, हमने कभी किसी का कंपटीशन नहीं किया। हम कंपटीशन हमेशा अपने आप से किए, और हमेशा लोगों से विपरीत हमने काम किया। अभी महाराज जी का हम नाम ले रहे थे, अपने गुरु जी का। वो हमेशा कहते रहते थे, आज भी कहते हैं कि मृगेंद्र के अंदर बड़ा विलक्षणीय गुण है।
नाम लेकर कहते हैं। गुण हमारे हमेशा लोगों से अलग होते थे। अगर किस टाइप के गुण को वो बताते थे? जैसे तमाम प्रकार थे, से सोचने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, अलग तरीके से सोचते थे। वर्क काम करते थे, अलग तरीके से करते थे, कुछ नया करने का प्रयास करते थे। तो वो कहते थे बहुत विलक्षण ये गुण है। अच्छा, ये था। तो कभी हम किसी का कंपटीशन नहीं किए। कंपटीशन हम हमेशा अपने आप से ही किए। हमेशा लोगों से अलग दिखने का प्रयास किए, लोगों से अलग करने का प्रयास किए। परिवार में कई बार आप बड़े हैं या बड़े छोटे? नहीं, बड़े हैं। सबसे बड़े हैं आप। तो परिवार में मेरे ख्याल से जब बड़ा व्यक्ति जो होता है, भाई होता है, लड़का होता है, तो पूरे परिवार की एक एक्सपेक्टेशन होता है। तो वो एक्सपेक्टेशन आपने कैसे उस चीज को किया? भारी लगा या उस चीज को समय के साथ आपने निर्वहन करता रहे? देखिए, समय के हिसाब से हम हमेशा एडजस्टमेंट करके चले। क्योंकि अब बड़े थे, अगर हमारे पैर डगमगाते तो हमारे छोटे भाई भी डिस्टर्ब हो जाते। तो बड़े होने का प्रेशर रहा? हाँ, बड़े होने का हम प्रेशर में, हालांकि तो पहले ही आपको बता दिया कि प्रेशर में हमने कोई काम नहीं किया, लेकिन ये मेंटेन करने का प्रयास करते थे कि कोई गलती ना हो, कि लोगों को उंगली उठाने का अवसर ना मिले। और एक कभी ऐसा अवसर आया नहीं जीवन में। कोई झगड़ा लड़ाई छोटे मोटे भले कह दे, वो भी हम पहले ही कह चुके हैं कि हमसे नहीं हुए। हमेशा हमारे हित मित्र लोगों के लिए हम संघर्ष करते रहे। तो एक छोटे, आज जैसे मान लीजिए कि जमीन वगैरह का चाचा वगैरह से था थोड़ा सा, तो छोटी मोटी घटनाएं बहुत चुटपुट हुई। बाकी हमारा कभी किसी से विवाद हुआ नहीं, व्यक्तिगत तो नहीं हुआ बिल्कुल। आपके जीवन में अगर बात किया जाए कि कोई एक ऐसा इंसान जिससे आप बहुत खुल के आप बात करते हो, किसी तरीके का फिल्टर ना लगाना हो, और जैसे आप हैं अंदर से उसी तरह से आप उसके साथ बात करते हो, ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में? देखिए, तमाम है। चूंकि महाराज जी हमारे ये भी कहा करते थे कि जिसके जीवन में 10 बुजुर्ग नहीं है उसका जीवन बेकार है। तो यह बात हमारे दिमाग में बैठा हुआ था। तो हमने तमाम बुजुर्गों के हम टच में रहे। तो जब कुछ होता था तो वो उनसे मैं राय मशविरा करता था और वो राय हमको देते थे। यहाँ तक कि तो कभी कभी हम फेसबुक वगैरह पर कुछ लिख दिए, पोस्ट कर दिए, और वो देख लिए, उनको लगा कि ये गलत है, तो फोन करके हमको बताते थे कि गलत कर दियो, ऐसा नहीं करना चाहिए, हटा दो। इसी गलत पे मेरा अगला सवाल बन रहा था। तो उसमें महाराज जी स्वयं थे। पूरी कर लीजिए आप। राधे श्याम मिश्रा जी थे, लोहे पनिया के एक्सपायर कर गए, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। बड़े हमारे चिंतक थे। ऐसे तमाम लोग थे। गलत पे जो आपने बताया कि कभी मैं गलत करता हूं तो लोगों ने मुझे बताया, सिखाया भी, ऐसी कोई अभी तक के आपके जीवन में जिसको लगता हो कि आपने ये बहुत बड़ी गलती कर दी आपने, और उसका पछतावा सिर्फ आपको अपने ही मन में हो रहा है, या ऐसा कुछ कोई हादसा जो गलती हुई है आपसे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी ग्लानि हुआ। जैसे मान लीजिए किसी का कोई विवाद है, वो परेशान है, हमारा मित्र है, हमसे जुड़ा है, हमसे शेयर किया, हम करने का प्रयास किए। तो अब चूंकि कोई हमको पावर तो था नहीं, थाने पर गए, नहीं हुआ। कहाँ गए? तो हम टीम थे, मित्र थे, तो वहां जाते थे विवाद सुलझाने के लिए। कभी कभी झगड़ा लड़ाई भी हो जाता था। और बाद में जैसे क्लाइंट के लिए हम अपने तमाम लोगों से मतलब वो गलत किए तो हमने उनसे विवाद कर लिया, और वो क्लाइंट हमको छोड़कर चले गए, फिर दोबारा हमारे पास रहे नहीं, वो व्यक्ति मेरे पास नहीं रहा। तब थोड़ा ग्लानि होता था कि हम इन्हीं के लिए संघर्ष किए, इन्हीं के लिए लड़े, और यही मेरे साथ नहीं। ये रहा। अगर एक ऐसा मौका मिले आज आपको, नॉर्मली मैं पूछ रहा हूं वैसे, अगर आप जवाब देना चाहें, कि मान लीजिए किसी साथ कोई गलत व्यवहार हो जाता है कई बार, या किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया, और कई बार बहुत लंबे समय तक वो मनमुटाव चलता रहता है। अगर आज ये मौका मिले आपको कि आपको किसी से, एक व्यक्ति से आपको अगर माफी मांगना हो या बताना हो कि हाँ हमसे गलती हुई थी, तो ऐसा कोई इंसान है आपके जीवन में जिससे आपने ऐसा कुछ किया हो? नहीं, फिर से समझ नहीं पाए क्या कहे आप? जैसे मान लीजिए मेरा आपसे बढ़िया संबंध, किसी मुद्दे पे हमारा आपका मनमुटाव हो गया, गलती भले ही आपकी रही हो, ठीक, मनमुटाव हो गया, अब वो गैपिंग कन्वर्सेशन, जो गैप होता है वो बढ़ता चला जाता है। तो कई बार लगता है, ये मैं आपके प्रोफेशनल जीवन से रिलेटेड नहीं पूछ रहा हूँ, व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड पूछ रहा हूँ। तो कई बार लगा कि फिर से बात करना चाहिए, या जो हो गया हो गया,
देखिए, हमको अपने लोगों से कुछ कहने में और अपने लोगों से माफी मांगने में तनिक भर संकोच नहीं होता है। अगर हमको एहसास हुआ ये हमारे हैं, हमारा दिल मान रहा है, तो मान लीजिए हमसे नाराज भी हैं तब भी हम उनसे बोल देते हैं, उनसे ना गलती होते हुए भी सॉरी कह देते हैं। अरे सॉरी कहने से अगर हमारे संबंध अच्छे हैं तो हमको सॉरी कहने में प्रॉब्लम क्या है, तुरंत कह देते थे। इससे रिश्ता आप मानते हैं मजबूत होता है। और हाँ, जैसे मान लीजिए एक चीज का हम भी आभास किए, 100 लोगों का मान लीजिए सहयोग किए तो 70-80 लोग गलत, लेकिन 20 तो मर्दराज निकले उसमें, तो 20 तो हमारे साथ है ही हैं और मजबूती से खड़े रहते हैं। अगर आज के समय में आपको अपने पूरे कार्यकाल में किसी एक चीज पे गर्व करना हो कि हाँ मुझे फक्र है अपने चीज पे, इस चीज को मैंने जो किया, तो ये प्रोफेशनल जो आप हैं उसको करेंगे या किसी और चीज को, या कोई ऐसा मदद या किसी के साथ ऐसा कुछ काम किया जिस पे लगाओ कि ये मैं कर सकता था, मुझे गर्व है अपने पे? तमाम चीजें हैं, तमाम चीजें हैं। एक हो तो बता दें, छोटी छोटी चीजों पर हम, यानी जो असहाय है उनको मदद करने में आपको ज्यादा गर्व, मुझे लगता है गौरवान्वित। कभी गर्व वाली बात फीलिंग आती नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए रास्ते जा रहे हैं या कहीं गए किसी पर्यटक स्थल पर, देखे कि कोई चप्पल नहीं पहना है, गर्मी का मौसम है, तो अगर आसपास दुकान है तो चप्पल उसको दे दिए खरीद कर। या हमको लगा कि हम खाना खा रहे हैं, कोई आकर पैसा हमसे कहा, कई बार लोग पैसा मांगते हैं तो पैसा नहीं देते तो उनके देते खाना खिला दो इनको, खरीद कर भी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, कहने की बात नहीं, कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन अब चूंकि आप ऐसा सवाल मैंने पूछ लिए तो हमको बताना पड़ रहा है। ये इसलिए मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर, कि आज के टाइम पे अगर इस चीज की बात नहीं किया गया कि लोगों की मदद करना है, लोगों की हेल्प करना है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत पीछे होती जा रही है पूरा एकदम भर में। तब एक इस समय तो हम एक नया चीज, नए परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे लोग शादी विवाह या किसी मांगलिक कार्यक्रम में जाते हैं तो लिफाफा देते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम धीरे धीरे उसको शुरुआत कर रहे हैं। हमारे कई मित्र इस चीज को हमारा देख करके फॉलो कर रहे हैं। क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ कैजुअलिटी हो गया तो हम लोग जाते हैं, तो चूंकि मान लीजिए बड़ा आदमी है और उसको हम कुछ देने का प्रयास किए तो अन्यथा ले लेगा कि लो हमारे यहाँ कैजुअलिटी है, पैसा दिखाने आ गए, या तो ऐसे व्यक्तियों को तो हम लोग चूंकि समझ जाते हैं ना। लेकिन बाकी लोगों के यहाँ जैसे मान लीजिए दे दिए तो ये कहकर देते हैं कि ये जो है मान लीजिए 13वें संस्कार में उपयोग कर लीजिएगा, या ब्राह्मण को या महापात्र को कह करके इस प्रकार एक सहयोग की भावना की धीरे धीरे फैलती जाएगी, तो लोगों का इसमें सहयोग की भावना बनेगी। या हॉस्पिटल मान लीजिए गए तो कुछ बहाने से, जैसे मान लीजिए कि उनको देने का प्रयास करेंगे, कोई नया तरीका सोच करके इसमें नया परंपरा डालने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए सफल कहाँ तक हुआ जा सकता है। इस योजना में जो आपने बताया है बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार है। इस योजना में ब्राह्मण सिर्फ शामिल है या सभी वर्ग शामिल है? नहीं, देखिए हमने फिलहाल तो कास्ट फीलिंग वाली कभी कोई बात नहीं की। हम एक चीज, हमको तो बड़ा कष्ट होता है, सोशल मीडिया पर देखते हैं जब लाश पर लोग ताली बजाने लगते हैं। ताली बजाते हैं? हाँ, ताली बजाना इसलिए कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए तमाम आप हिंदू मुस्लिम की तमाम चर्चाएं देखते हैं सोशल मीडिया पर होती रहती है। मान लीजिए कोई मुस्लिम ही की कैजुअलिटी हो गई तो लोग उसको बड़ी प्रशंसा से पेश करते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। हम कभी लाश पर ताली नहीं बजाए। किसी कैजुअलिटी किसी के साथ घटना घटी, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी जाति का हो, कभी लाश पर हम ताली नहीं बजाए, कभी कास्ट फीलिंग वाली बात नहीं की। आज के दौर में सर मैं देख रहा हूं नेताओं को जो अलग अलग पार्टियों राजनीति करते हैं, देखा होगा किसी के मरनी पे जाते हैं, उनका जाना लाजमी है, उनको उनके वो जनता है, प्रजा है, जो भी है, वोटर्स हैं, तो वो जाते हैं। मान लीजिए डेड बॉडी है, उनके परिवार वाकई में व्यथित है, दुखी है, और वहां पे वो अपने किसी एक आदमी से कहते हैं कि फोटो क्लिक कर दो। गलत है। अब आप सोचिए आप क्या कर रहे हैं। आप पूर्णतः गलत है, इसका मैं कतई विरोध करता हूं। आज शोक संवेदना व्यक्त करने जाते हैं और फोटो खिंचवा करके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, उसकी आत्मा पर क्या बीतता होगा। हाल ही में बता रहा हूं, यही बलरामपुर के नेता लोगों की बात बता रहा हूं कि उसके घर पे तो गए, शोक संवेदना पे फोटो खिंचाए, जहां शमशान घाट था, जहां पे अंतिम संस्कार हो रहा था, वहां का फोटो खींच के कि मैं वहां पे आया और सम्मिलित हुआ और मुझे बहुत दुख हुआ।
अब शमशान घाट में फोटो खिंचाना ये कौन सी संवेदना है? फिलहाल गलत है। ज्यादा दिक्कत हो तो उस मृत आत्मा की फोटो डालकर एक साइड में अपना लगाकर संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, शोक व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक ही वहां पर फोटो खिंचवाना तो बहुत ही गलत है, बहुत गलत। राजनीति है ये। और हर आप जैसे आपने पहल किया कि मैं लिफाफा दूंगा या मैं सहयोग करूंगा, ये भी तो एक परंपरा ही चलती चली है कि फोटो खिंचवाना ही खिंचवाना है। अब लोग फेसबुक पे लाइन से लिखा जाएगा, आप देख रहे होंगे तमाम नेताओं का, आज मैं निम्न कार्यस्थलों पे कार्यक्रमों में गया, फला के तरह बनाते हैं। देखिए बलरामपुर जो है बहुत बैक एरिया है, ये कह लीजिए, यहाँ लोग पब्लिक कुछ चाहती नहीं, नेताओं से कभी सवाल जवाब करती नहीं है। वो चाहती है कि हमारे यहाँ कोई मांगलिक कार्यक्रम हो तो वो आ जाएं। कभी हमारा बच्चा मान लीजिए 151 में पुलिस वाले बैठाए हैं तो फोन करा दें। बाकी नेताओं का स्तर बलरामपुर में बहुत अच्छा नहीं है कि कोई रियल चीज पर वो ठोस कदम उठा पाए, तो पब्लिक भी इसी से संतुष्ट है कि थाने गए तो 151 के मामले में फोन कर दें। अब कोई गलत काम करेगा, हत्या डकैती बलात्कार करेगा, तो नेताओं के बस की बात थोड़े है कि उसको छोड़वा देंगे। आज के टाइम पे जो वकालत आप कर रहे हैं, वकील बनते हैं लोग, तो कई बार मैं बहुत पहले सुनता था कि मुवक्किल शब्द एक आता है कि मुवक्किल जो क्लाइंट, अब तो क्लाइंट कह रहे हैं लोग, तो कहा था मुवक्किल का कैसे पकड़ा जाए, कैसे फंसावा जाए। तो ये मुवक्किल को कैसे एज बतौर अगर कोई वकील नया बन रहा है तो वो कैसे उस कस्टमर को या क्लाइंट को अपनी ओर आकर्षित करता है, या आप कैसे किसी क्लाइंट को आप आकर्षित करते हैं? देखिए कौन क्या करता है उस पर हम नहीं जानना चाहते हैं, हम अपनी व्यक्तिगत बात करें। तो वकालत हम सेवा भाव के लिए, केस सेवा के लिए, पैसा मिल गया, ऐसा नहीं है कि पैसा हमको बुरा लगता है या फीस हम नहीं लेते हैं, लेते हैं। हमको तो बदनाम भी लोग किए कि बहुत महंगे वकील हैं, हमारे वकील साथी कि तमाम लोग शामिल हैं, खैर उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो टॉपिक भी नहीं है। लेकिन वकालत हम सेवा भाव के लिए ही किए, जैसे आपसे बताया कि तमाम 80% काम हम समाज सेवा के रूप में ही कर देते हैं। तमाम लोगों का तो पैसा दे करके काम कर दिए, कागज खरीद दिए। तो हमने कभी जो है तो ये वकील कैसे फंसाते हैं, वकील लोग कैसे फंसाते हैं मुवक्किल, ये क्या क्यों चलता है? ये बात भाषा है फंसाने वाला। ऐसे मान ले बैठे हैं, कोई आ गया कुछ अपने हिसाब से समझा बुझा लिए, तो उसको एक भाषा दे दिए फंसाने वाली, लेकिन हालांकि ऐसा होता नहीं, कोई करता नहीं है। अब ये एकदम जो है वकील आज के समझ में समझ लीजिए कि वकील एक ऋषि ही है। अच्छा, इसलिए कहते हैं कि तमाम जगह लोग जाते हैं पीड़ित हो, जैसे बताइए सिस्टम, थाना किस लिए मतलब स्थापित किया गया है, तहसील किस लिए बनाया गया है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, पब्लिक का काम करने के लिए। और वहां से न्याय नहीं मिल पाता है, लोग भागकर थाने गए, लूटे घसोटे, आप तो आप जान ही रहे हैं, काम नहीं हुआ, नेताओं के पास गए, नेता अपने हिसाब से उनको बेवकूफ पर बेवकूफ कभी मनाया तो कर भी दिया, अधिकारी भी अब उसी का नेताओं पे तो डिपेंड करता है कि कौन आया है परेशान व्यक्ति, किस धर्म का है, किस जात का है। वो एकदम देखा कि उसका केस एकदम मर गया, मरने की स्थिति में हो गया, तब वो वकील के पास आता है। अब वकील उसको जिंदा करता है, उसके बाद वही पब्लिक ये कहती है कि वकील लूट रहा है। उसको ना पुलिस को कहना है ना नेता कहना है, जबकि न्याय दिलाने का कार्य वकील ही करता है। वकील चाहे 10 रुपया लिया और चाहे 10 करोड़ लिया, वो कहेगा अपने ही पक्ष की बात, भले वो गलत हो। हाँ देखिए, उसकी तो नैतिक कर्तव्य है, वो तो अपने क्लाइंट के हित के लिए कार्य करेगा, करते भी लोग हैं। पुलिस वो इधर से भी मिली है, उधर से भी मिली, नेता उधर से भी मिला है, इधर से भी मिला, कुछ कोई क्लियर ही नहीं है। तो कम से कम वकील इसमें तो क्लियर है ना कि एक ही पक्ष की बात करेगा और अंत समय तक खड़ा रहेगा, और खड़ा रहेगा। ये होता है। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपसे मैं पूछता हूं कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ इतने साल के कैरियर में कि कोई ऐसा क्लाइंट आया हो आपके पास और आपको पता है कि गलती उसी की है, फिर भी आपने केस लिया हो? नहीं, देखिए हम लोग बातचीत के दौरान जो है समझ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ रहता है तो हम लोग, अब हम बताते हैं, उसको सलाह देते हैं कि जैसे लड़ाई झगड़े से नुकसान ही होगा, हम भी यहाँ भी फीस देना पड़ेगा, कागज पत्र में खर्चा लगेंगे,
कोर्ट फीस लगेगा, और जगह नुकसान होगा। तो देखिए, हो सके तो इसको मैनेजमेंट करके जो है समझौता वगैरह कर लीजिए, बातचीत करके। एक प्रयास हम लोग करते हैं कि सुलह समझौता हो जाए। जब कोई नहीं चाहता है तो भाई चूंकि हमारा नैतिक कर्तव्य है तो हम करते हैं। वकालत का जो आप लोग पढ़ाई करते हैं, या मुझे ऐसा पता नहीं है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उसमें यही होता है कि जिस भी क्लाइंट का आपने केस ले लिया, आपको लड़ना है, भले वो गलत है या सही है? नहीं, देखिए, अधिकतर ये नहीं कहा सकते हैं, चुटपुट अपवाद वाली बात हो सकती है, क्योंकि क्लाइंट जो कहता है हम लोग उसको विश्वास में लेकर के कार्य करते हैं। उसको हम लोग गलत राय नहीं देते हैं। जैसे एक फैशन लोग बना लिए हैं तिल का तार बनाने वाला, मिसगाइड नहीं करते हैं। जैसे गलत सलाह नहीं देते हैं कि अगले के प्रति उसको भड़का दें, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये लिखा दो, वो लिखा दो, ये सब हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन होता तो है यही समाज में। अब होता होगा कई सारे, देखिए, अब जो लड़कियों के पक्ष में ज्यादा मामले आ जाते हैं, पुरुषों के पक्ष में मामले नहीं जाते हैं, और जबकि वकील भी जान रहा है, जज भी जान रहा है। नीचे से लेकर ऊपर तक लोग एक नैरेटिव सेट कर रखे हैं कि महिलाओं के प्रति अपराध अधिक होते हैं। तो ये हमको लगता है कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। तो ये मानकर काम नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई न्यायाधीश है, उस कुर्सी पर अगर वो बैठा है तो उसको देखना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन एक नैरेटिव सेट हो गई है कि वही मान लिया जाता है कि महिला कह रही है तो सही है। तो अगला सवाल ये रहेगा कि जैसे मान लीजिए आपको न्यायालय में इतने समय काम करते हो गया, आपके समझ में न्यायालय की जो व्यवस्था आज के समय में अपने भारत देश में है, वो किस तरह से आप उसको देखते हैं? जब भी कई बार देखना होगा आपने, बहुत से छोटे छोटे मामले हैं और उसकी सुनवाई या उसको फाइनल होते होते बहुत समय लग जाता है और लोग झेल रहे हैं बहुत सालों से। तो कहीं ना कहीं इस न्याय व्यवस्था को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज की अगर हम न्याय व्यवस्था की बात करें तो आज न्याय कम ही हो रहा है। आज लोग नौकरी कर रहे हैं, वो भी डरे हैं, चाहे किसी दबाव में, ऊपर दबाव हो, वैसा भी हो, कि वो सामने नहीं आई। लेकिन वो अगर ऐसा करते हैं तो हमको कहीं ना कहीं लगता है कि वो नौकरी को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं, तो इसलिए सही न्याय कर नहीं पाते हैं। कभी कभी हम लोगों के सामने ऐसा आ जाता है। नौकरी किसको कह रहे हैं आप? जज? हाँ, जज नौकरी कर रहा है, मतलब न्याय वही देगा ना, न्यायाधीश तो हम लोग जज को ही मानते हैं ना। तो आज के समय पर वो ये मानकर चलिए कि वो नौकरी कर रहा है, न्याय तो बहुत मुश्किल है। पहले तो हम शुरू में आए थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, मजिस्ट्रेट थे, उनके सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति को जो है क्या कहते हैं, गैंगस्टर जो क्या इसमें लेकर पुलिस वाले चले आए थे। नहीं, गैंगस्टर नहीं था, शायद चोरी का मामला था, चोरी का था। तो उन्होंने तुरंत उसको डांट कर फाइल फेंक दिया, कैसे कर लाए, नहीं लेंगे रिमांड, जाओ सही करके लाओ। बुजुर्ग एकदम थर थर कांप रहा था, ठंडी मौसम था। अब आज पुलिस वाले कुछ भी लिख कर लेकर चले जाएं तो मजिस्ट्रेट हिम्मत नहीं कर पाता है कि कह दे कि ये गलत है या सही है। अब क्या दबाव है, ईश्वर जाने। वकीलों का वर्चस्व बढ़ा है कुछ समय में, इधर कुछ सालों में, या घटा है? क्योंकि कई सारे मामले जब होते हैं, आपने देखा होगा, तो एकजुटता बहुत दिखाई पड़ती है वकीलों में। देखिए, जहां तक वकीलों के वर्चस्व के बढ़ने घटने की बात है, वहां हम ये कहना चाहते हैं कि वकील जो है आंदोलन तभी करता है जब कुछ गलत होता है। अगर गलत नहीं होता है तो वकील चूंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति है और विधि का जानकार है, तो वो जानबूझ करके गलत करता नहीं। लेकिन मान लीजिए किसी के साथ कुछ गलत हो गया, शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो वो आंदोलित हो जाते हैं और एक हो जाते हैं। तो अब इसको जिस दृष्टि से लोग देखना चाहें उसमें देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ तक हम मानते हैं कि अधिवक्ता आंदोलन कर रहा है तो सही कर रहा है। अपने ऊपर जब उसके ऊपर पीड़ा होती है, कई बार आपने देखा, तो ये एकजुटता ज्यादा दिखाई पड़ती है। अगर किसी भी देश, पूरे देश की बात कर रहा हूं, अगर किसी भी कोने में एक वकील के ऊपर कोई भी आंच आता है तो एकजुटता बहुत, और ये अच्छी चीज लगती है मुझे कि हाँ ठीक है। नहीं, देखिए, हम अपने लिए ही नहीं, हम समाज के लिए भी, समाज में भी कई बार ऐसा आंदोलन हुआ है, अधिवक्ताओं ने किया है। समाज के प्रति भी कुछ गलत होता है तो हम लोग खड़े होते हैं। अपने लिए तो खड़े होते ही होते हैं, लेकिन समाज के लिए भी हम लोग तत्पर रहते हैं।
अगर कुछ गलत हुआ तो आंदोलन के लिए हम लोग रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे कि जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं वकीलों के इस वर्चस्व या एकजुटता से उसके अंदर भय है कि बवाल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा? प्रशासन के विषय में तो एकदम स्पष्ट कहना है, नीचे से ऊपर तक सब भ्रष्ट हैं। और इनको वकील से इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये अपने मनमाफिक बात करते हैं। जैसे मान लीजिए थाने कोई मामला पहुंचा तो अपने हिसाब से समझाते हैं, अपने हिसाब से लेन देन करते हैं। वकील पहुंच जाता है तो इनकी वो कट जाती है, इसलिए चिढ़ते हैं वकीलों से। ये नहीं चाहते हैं कि किसी मामले में वकील आए या इंटरफेयर करे या बात रखे। जबकि सत्यता यह है कि चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, जज हो, बिना वकील का किसी का नहीं चलता, चाहे नेता हो, सबके पास वकील है। सही बात। और व्यापारी भी, और व्यापारी तो खैर छोड़ दीजिए। हम इनकी बात इसलिए, डीएम एसपी जज की बात इसलिए किए क्योंकि इन लोगों को जानकारी होती है कानून के विषय में। फिर भी ये लोग वकील रखते हैं तो अपना रखते हैं, लेकिन सामने वाले कोई वकील आ जाए तो इनको दिक्कत होती है कि वकील लेकर क्यों आ गए। जैसे कोई घटना आपको याद हो यहाँ कोतवाली का या कहीं का? तमाम घटनाएं कई सारे पीड़ित पहुंच जाते हैं जब कोतवाली, उनका अगर वकील पहुंच जाए, हाँ, तब उनको अच्छा नहीं लगता है। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। थाने तो कतई नहीं चाहते हैं कि ये आए, क्योंकि जानते हैं कि आएंगे तो हम उस प्रकार बात नहीं कर पाएंगे। वैसे अपने हिसाब से अपना जिधर से उनको मिला है, जिधर से लाभान्वित हैं, उधर का काम ही करते हैं। बलरामपुर न्यायालय में मैंने देखा कि कई बार हड़ताल का बहुत ज्यादा चलन है, कई कई महीनों में कई सारे हड़ताल हो जाते हैं। ये इतना आवश्यक क्यों रहता है या इतना क्यों होता है? फिर देखिए, हड़ताल होने का भी एक रीजन है। कुछ ना कुछ गलत होता है तो हम लोगों को कोई पावर तो है नहीं। हम लोग स्ट्राइक के माध्यम से ये मैसेज देते हैं, संदेश देते हैं अधिकारियों को या सिस्टम को कि हाँ, ये गलत हो रहा है, इसलिए हम लोग स्ट्राइक करते हैं। बाकी और तो कुछ है नहीं हम लोगों के हाथ में। वही बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, कानों तक पहुंच जाती है वो स्ट्राइक ही। हाँ, तो उससे तमाम अब इसके आगे मैं बात करता हूं कि वकील और वकीलों का आंदोलन, बतौर आप यूजीसी का आपने जो अपना मुद्दा उठाया वो तो हम अभी आगे बात करेंगे। इससे पहले आपने कई सारे आंदोलन में आप सक्रिय रहे। हाँ, देखिए, अब संघर्ष तो हम बहुत किए, पूरा जीवन संघर्ष से भरा है। जैसे मान लीजिए हम वकालत में आए तो 1 साल हमको हुआ था, तो यही मई जून का महीना था। लाइट बहुत अनियमित, इंडस्ट्रियल एरिया में वो लाइट भेज रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था, तमाम कटौती हो रही थी, डिस्टर्ब हो रखा था। तो हमने शुरू किया, आंदोलन छेड़ दिया। तमाम अधिवक्ता हमारे साथ में आए। उसके बाद में बहुत मामला गर्म हुआ, विवाद हो गया। और विवाद हो गया, ये जो थे खेल मंत्री थे चेतन चौहान, उनके बहनोई थे, यहाँ पर एक्सियन थे परिहार जी। तो विवाद हो गया उसमें। अब चूंकि कहाँ से क्या हुआ, हालांकि उस समय हम नहीं थे, लेकिन अब चूंकि आंदोलन का शुरुआत हमने ही किया था, तो उसमें एफआईआर दर्ज हुआ। अब एफआईआर दर्ज हुआ, उसको हम आज भी झेल रहे हैं। लेकिन उसके बाद में लाइट का सुधार हुआ। तो क्या आप बताइए कि क्या लाइट केवल हमारे यहाँ ही जला? बलरामपुर में किसी के यहाँ लाइट नहीं जला? सबके यहाँ जला ना। उसका फायदा तो सब लोग पाए। तो ठीक इसी प्रकार यूजीसी है। यूजीसी में हम आते हैं। बलरामपुर में ये आपने जो बताया कि आंदोलन आपने किया, आंदोलन से एक और आंदोलन याद आता है कि जब यहाँ पे किस वर्ष की बात है मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन एसपी से आपका कुछ विवाद हुआ था, उसके बारे में कुछ क्या हुआ था? पूरी घटना क्या थी? पूरी घटना ये थी कि एक एसपी था रंजन देव, जो क्या नाम था उसका, वर्मा था कुछ। तो वो बहुत ही निरंकुश अधिकारी था, भ्रष्ट था एकदम, बहुत गलत काम करता, जाति के आधार पर एकदम काम कर रहा था। और शुरुआत तो इस प्रकार से हुई कि हमने उसको फोन किया था 1-2 दिन, जिस दिन मतलब ये घटना हुई उसके 2-4 दिन पहले की बात है। फोन किया तो फोन से वो अभद्रता कर गया, तो उसमें हार्ट अटैक हो गया, जो भी कुछ था। तो वो उसके मन में बैठ गया, चूंकि वो बार बार ये कहता था कि मैंने भारत का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा पास किया है, यूपीएससी, हाँ जो भी हो। अब कोई भारत का सबसे अच्छा परीक्षा पास करेगा तो उल्टा सीधा काम थोड़े करेगा, उसको संविधान ये थोड़े अथॉरिटी देती है। फिर उसमें भी देखिए, वो एफआईआर कई पत्रकारों के विरुद्ध दर्ज हुआ था। पत्रकार लोग धरना दे रहे थे, धरना में हमको इनवाइट किए
क्योंकि 4-5 दिन पहले इनसे विवाद हो ही गया था। तो हाँ, ये कह सकते हैं उस समय हम थोड़ा आवेश में थे, लेकिन शब्द हमारे सही थे। आवेश था, वो आवाज हमारे तेज थे, लेकिन शब्द एकदम सही थे। हमने उसकी अंदरूनी बात कह दी, वो उसको बहुत खल गया। अब जब वो खल गया तो वो स्वयं वादी बन के हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करा। एफआईआर नहीं, 2-3 उसका जितना चल जाता, अगर वो उसका चलता कि हमारा इनकाउंटर करा दे तो इनकाउंटर करा देता, जो भी करना चाहता उसमें हिस्ट्री सीट हमारा खोल दिया। मतलब जो जो वो कर सकता था सब कुछ उसने किया। हमको जेल भी जाना पड़ा, गए। फिर चूंकि अब न्याय व्यवस्था है ना, न्यायालय भी तो है, उसके अलावा न्यायालय ने देखा कि इसकी कोई गलती नहीं है, वो गलत कर रहा था, तो हमको सब बेल यहीं से मिला, हम बाहर आए। उसका ट्रांसफर हुआ। अब जब ट्रांसफर हुआ तो रिलीफ केवल हमको ही थोड़े मिला, जो पत्रकारों के, कई पत्रकारों के विरुद्ध एफआईआर हुए थे उसमें एफआईआर लगे, तमाम लोग निर्दोष, इधर उधर जो जातिवाद वाली भावना खत्म हुई, तमाम काम हुए। तो देखिए, संघर्ष तो किसी ना किसी को करना ही पड़ेगा, आवाज तो उठाना ही पड़ेगा। और उसमें हम मान रहे हैं अपने आप को, हम धन्य मान रहे हैं कि कम से कम किए। और देखिए, हम एक चीज हम बताना चाहें भाई साहब, उसमें बताना स्पष्ट है, एफआईआर एक नहीं 1000 हमारे ऊपर कराएं। एफआईआर का कोई भय नहीं है, एकदम निर्भय होकर वर्क करते हैं, क्योंकि हमारे मन में होता है कि हमको गलत नहीं करना है, हमको हत्या नहीं करना है, डकैती नहीं डालनी है, लूट नहीं करना है, बलात्कार नहीं करना है, फ्रॉड नहीं करना है। लिखो एफआईआर, कितना लिखोगे? न्याय विभाग तो बैठा है ना, वो तो देख रहा है। तुम गलत करोगे तो वहां हम अपनी बात रखेंगे। तो हमारे मन में यह होता है कि हम गलत नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे, जितना एफआईआर लिखना हो लिखो। हाँ। आपके समझ से न्याय क्या है? देखिए, न्याय की बहुत छोटी सी परिभाषा हम आपको बता दें कि व्यक्ति का जो नैसर्गिक अधिकार होता है, अगर वो उसको मिल रहा है, समझ लीजिए उसके साथ न्याय हो रहा है। जैसे एक चीज हम और कहना चाहेंगे, इस बीच में आपने देखा होगा तमाम घर गिरे, इनकाउंटर हुए, तमाम चीजें आपके सामने आई होंगी। इसमें हम एक चीज चाहते हैं कि अगर करना है आपको, तो शुरुआत में जैसे हत्या करने वाला व्यक्ति सबसे कमजोर होता है, सबसे कमजोर होता है हत्या करने वाला व्यक्ति। हम उन व्यक्तियों की बात नहीं करते हैं, एकाध लोगों की, जो पेशेवर अपराधी हैं, जो पैसा लेकर मर्डर फर्डर करते हो अपना, उनकी बात नहीं करते हैं। लेकिन हत्या व्यक्ति तब करता है जब वो हर जगह से निराश हो जाता है, उसका कोई सुनता नहीं है, तब अंतिम में वो कहता है कि अब यही एक विकल्प बचा है। तो हम मानते हैं, जहां तक मेरा मानना है, कि हत्या करने वाला व्यक्ति बहुत कमजोर होता है। ठीक है, अगर कोई एप्लीकेशन थाने पर पड़ता है, आप ठीक है इनकाउंटर कराइए, कोई गलत कर रहा है और टाइट कीजिए, अपराध कम हो, हुए भी कम देखने को भी मिल रहा है, लेकिन कोई एक एप्लीकेशन पड़ जाए तो उस पर लग जाइए, एकदम वहीं उसको दबाइए। पता चला कि यहाँ पड़ा तो डांट फटकार कर भगा रहे हैं, अमल नहीं कर रहे हैं, कहीं उसी में कोई लेन देन का भी उम्मीद लगाए बैठा है, फिर वो भाग करके गया एसडीएम के पास, सीओ के पास, डीएम के पास, वो भी नहीं सुनने को तैयार है। और समस्या है, मान लीजिए कभी कभी देखिए ऐसा नहीं है कि सिस्टम में भी तमाम लोग गलत करते हैं। मान लीजिए दरोगा गलत कर गया, अब उसका शिकायत लेकर के पहुंचे, तो कभी किसी अधिकारी की बात नहीं करते हैं कि सुन ले, नहीं तो अधिकतर अधिकारी फोन करके पूछते हैं एसओ से। अब वो एसओ सीओ को बता दिया, सीओ उस पर बता दिया, तो उसी को ही मानते चले जाते हैं, उनको लगता ही नहीं कि ये सही कह रहा होगा। उस पर भी जांच कराइए ना कि क्या गलत है, क्यों आप एक तरफा मान रहे हैं भाई। तो अगर छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाए, छोटे छोटे बातों पर एक्शन लिया जाए, तो हमको लगता है कि ये सब करने की नौबत ही नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं होगा, सही, अपराध कम होगा। लेकिन चूंकि वर्क इस पर छोटे कामों पर नहीं होता है,
कोई दिया देता रहे, सुनता नहीं जल्दी कोई। जब बड़ा मामला हो जाए मार डंडा उंडा लेकर वर्दी वर्दी पहन कर अपना सायरन फायरन बजाते हुए सब पहुंचते हैं ना, माँ इधर से उधर दौड़ भाग करते हैं, कूदते हैं, छटकते हैं, सारा दिखाते हैं। लेकिन जब शुरुआत की बात रहती है, किसी को कोई समस्या हुआ, नाली की समस्या हुआ, मेड़ समस्या हुआ ना, फसल समस्या, XYZ कोई समस्या हुआ, वहां ये लोग इतना सक्रिय नहीं होते हैं। वहां तो बस एकदम ऐसे चलने दीजिए चलने दीजिए। अब आते हैं व्यक्तिगत आप पे, जो अभी हाल ही फिलहाल में घटना हुई जिसके वजह से मेरा और आपका मिलन यहाँ पे संभव हो पाया, कि अभी हाल ही फिलहाल में आपने भाजपा से इस्तीफा दिया, बतौर सदस्य थे आप? हाँ सदस्य। कोई पद? देखिए पद नहीं, हम चुनाव की तैयारी कर रहे थे तुलसीपुर विधानसभा से, और टिकट भी हमको मिलने की पूर्ण संभावना 2027 नहीं, 27 नहीं, जैसे मान लीजिए 22 की हम बात कर रहे हैं पिछले। तो हमारे तमाम लोग पैरवी, अब चूंकि उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाहते हैं कि लोग ऐसे लोगों को छिपा कर ही रखते हैं, नहीं तो पैरवी कर रहे थे और टिकट मिलता भी हम, लेकिन उसी बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य भाग गए, उनके साथ और लोग भगे, तो सारे टिकटों को रिपीट कर दिया गया। खैर वो पिछला बात है, उसको छोड़ दिया जाए। कितने साल से, जो बतौर आपने बताया कई बार मीडिया को मैंने सुना कि 25 साल से आप भाजपा के सदस्य रहे? नहीं, 25 साल से तो हम रहे। हमारे बाबा, जैसे आपको भी हम बताए 71 क्षेत्र हमारा था, हम लोग चूंकि हमारे सब सरपंच थे, बाबा के भाई वगैरह सब उठा बैठना था, स्टेट से भी अच्छे ताल्लुकात थे हम लोगों के। तो जब जनसंघ थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, हमारे घर पर जाते थे, बाबा के साथ उठे बैठे हैं, खाना पानी, हम लोग जनसंघ के समय से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक लोटे में वो पानी पिए थे, वो लोटा आज भी, मतलब बाबा के समय से आज पिताजी भी हमारे सहेजे उसको रखे हुए हैं, अब उनको देख रहे हैं, श्रद्धा है उनके प्रति, उनकी प्रेम है, स्नेह है। तो उसके बाद में पिताजी भी हमेशा बीजेपी को ही वोट दिए, हम लोग भी दिए, बड़ी विश्वास थी। तो ऐसा कौन सा मोमेंट आया, फिर क्या हुआ? मोमेंट जैसे आया कि देखिए हम लोग विश्वास पर ही तो चलते हैं, कौन हमको ठेकेदारी करना नहीं है, कोई गलत काम करना नहीं है, ठीक है, कि हमको उनसे कुछ आशा हो। हम चाहते थे जैसे अखंड राष्ट्र हो, हिंदुत्ववादी पहचान हो विश्व में भारत, काम कर भी रहे थे, लेकिन इनके मन में पता नहीं क्या आया सत्ता के लिए, कि सत्ता के लालच में ये तमाम चीजें जो है, जैसे यूजीसी को ले आए, तो उसमें यूजीसी में जो देखिए, हम किसी जाति का समर्थन नहीं करते हैं, क्लियर कट, उसमें जो है बहुत दुर्भावना भरा हुआ है। ठीक है, उस पर तो हम आते हैं। जब आपने इस्तीफा दिया तो उस समय क्या चल रहा था आपके दिमाग में? क्योंकि इस्तीफा देना और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इतना बड़ा ऐलान करना, तो उससे पहले तो बहुत सारा उठापटक चला होगा। दो चीजें थी, यूजीसी तो चल ही रहा था, लेकिन उसमें जो कि हमारे भगवान शंकराचार्य जी को अपमानित कर दिया गया था मेला प्रशासन द्वारा, तो उसमें भी लगा, देखो हमारे 4 ही तो शंकराचार्य हैं और वो हमारे धर्म के प्रधानमंत्री हैं। अगर हमारी आस्था भाजपा में इतना है तो उनके प्रति कितना होगा? सही बात। तो हमारी आस्था तो उनसे जुड़ी हुई है, हमारे आस्था पर तो ठेस पहुंचा ही। हम कहते हैं कुछ भी हो, आप तरह तरह के सवाल आए, विवाद आए ना, लेकिन ऐसा किसी सरकार में नहीं हुआ। चोटी खींच करके उनको मारा गया, चोटी की तो है। शिखा वृद्ध संत थे, उनको लात जूतों से मारा गया, अपमानित किया गया। अरे हम दुनिया भर वीआईपी लोगों को प्रोटोकॉल देते हैं, अगर वो जाना ही चाह रहे थे उनको स्नान करा देते। यहाँ तो रिश्तेदार बनकर के अधिकारियों के सब तक चले जाते हैं, वहां गंगा नोज पर स्नान करके आए। वीआईपी कल्चर की वजह से इतने लोग मर गए अगले साल, तमाम सारी चीजें। तो आप अगर वो रथ लेके जाना चाह रहे थे, इस वजह से प्रशासन ने कहा रथ नहीं था, पालकी थी उनकी, और पालकी बहुत जगह नहीं लेती है। वो चाहते तो एक साइड से निकाल देते थोड़ा सा, करने को तो निकाल भी सकते थे और ये जाके वैसे भी जा सकते लेकिन थे। इनको एक माहौल, ईश्वर जाने क्या था इनके मन में, अपमानित करना था कि हिंदू समाज को नीचा दिखाना था। हम उनका अपमान, मतलब हम समझ रहे हैं कि भगवान शंकर का अपमान है, बद्रीनाथ का अपमान है। कैसे हम क्षमा कर पाएंगे भाई?
हम देखे जब कोई नहीं था, जैसे आपसे बताया इतने दिन से जुड़े हैं, इतना संघर्ष तमाम बार थानों पर गए हैं। भाजपा के साथ कोई फोटो नहीं खिंचाना चाहता था, लोग खड़े नहीं होते थे। थाने पर चले जाओ तो यस्सु कुर्सियां हटवा देता था, तवज्जो नहीं देता था, अपशब्दों से लोग बातचीत करते थे। तमाम बार तो हमारे साथी आरएसएस के प्रचारक जी सब तमाम बार सब अपमानित हुए। विश्व हिंदू परिषद के चंदन लगा तो उल्टा सीधा कमेंट पास करते थे। तो हम तब खड़े रहे, तब हम देखे योगी जी आए। योगी जी को हमने, इनके युवा वाहिनी के हम संयोजक थे। योगी जी के प्रति हमारी आस्था तब भी थी, आज भी है। ये जी हम उनको संत के रूप में देखते हैं, ये जी संत मानते हैं। आज भले मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो मुख्यमंत्री बन गए अच्छी बात है, प्रधानमंत्री भी बने। तो विश्व हिंदू परिषद, जब आप हिंदू युवा वाहिनी में थे आप, तो योगी जी से तो काफी क्लोज रिलेशन। हाँ, योगी जी जानते हैं, और योगी जी ऐसी बात नहीं, सामने पढ़ते हैं तो पैर वैर छूते हैं तो हाल चाल यही कहकर पूछते हैं, उपाध्याय जी क्या हाल है। आज भी खैर प्रोटोकॉल हो गया, प्रोटोकॉल है तो मुलाकात नहीं हो पाया काफी समय से, तो याद है कि भूल गए वो तो बाद का विषय है, लेकिन सम्मान है, संत हैं। बस यही है कि उनको बदनाम करने के लिए मेला प्रशासन जो है एकदम पूरा एकदम हड़कंप मचा दिया। अब देखिए, जहां बात आ जाएगी संतों की, तो कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई नेता का नंबर मेरे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से तो संत के बाद ही हम उसको रखेंगे। हाँ, पहले संत हमारे लिए, उसके बाद में नेता। जब आपने भाजपा से इस्तीफा दिया, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या भाजपा के तरफ से जिला स्तर से या राष्ट्रीय स्तर से किसी से कोई बातचीत हुई? किसी ने आपको फोन किया है, किसी से कोई बातचीत, या किसी ने पूछने की जहमत उठाई? नहीं, देखिए ऐसा है, जिले के लोगों को हम वैसे भी कभी कभी कह देते हैं कि पन्ना प्रमुख को विधायक ही मुख्यमंत्री ही बनाया जाएगा। जिले के लोगों ने किसी ने फोन नहीं किया हमारे पास, लेकिन प्रदेश कार्यालय से फोन आया था। अच्छा, ये हम नहीं बता सकते हैं कि किसने किया। आपने कहा कि भाजपा के प्रदेश स्तर से आपको फोन आया, लेकिन जिला स्तर से आपको फोन नहीं आया। अगर जिला स्तर पे बात किया जाए तो भाजपा के जो अध्यक्ष होते हैं वही मेन होते हैं बड़े लेवल पे, रवि मिश्रा जी। उनके तरफ से कोई मामला या कोई फोन आपके तरफ से नहीं आया कि हाँ ऐसा क्या स्थिति उत्पन्न हुई कि आपने इस्तीफा दिया? और जबकि वो इस्तीफा पूरे जिले में वायरल हुआ, मीडिया लोग कवर किए, सारे लोग लगातार, तो एक बार बोलने और बात करने की भी जहमत किसी ने नहीं उठाया? यहाँ के जो विधायक भी हैं भाजपा के, मैं उनसे भी यही सवाल करूंगा कि 25-30 साल से आदमी जो पूरा परिवार या 1-2 पीढ़ी भाजपा को दे दिया हो और आज वो इस्तीफा दे रहा है, तो उस पर किसी का कोई सवाल नहीं हुआ? देखिए, जो अध्यक्ष महोदय हैं ये अभी जल्दी ही खुद भाजपा में जुड़े हैं। वो तो अपना सिस्टम था, अध्यक्ष वगैरह बन गए, लेकिन ये जो है कार्यकर्ता को शायद उस दृष्टि से नहीं देखते हैं। इनको लगता है कि अब इस्तीफा देने के बाद कोई एक आध लोग, शायद कार्यालय पर ही चर्चा हो रहा था, कोई बता रहा था, इन्हीं लोगों के बीच में कोई रहा होगा कि वो एक अकेले, तो ये किसी व्यक्ति को एक अकेले की दृष्टि से देखना बहुत गलत है। हम क्षेत्र में काम किए हैं, लोग जुड़े हुए हैं हमसे। अभी आपने बताया कि हमको गलत बर्दाश्त नहीं होती थी, तमाम लोग हमसे जुड़े हुए हैं। बात राजनीति की और नेतागिरी की नहीं है, दिल से जुड़े हुए हैं लोग। एक बार हम किसी को मैसेज देने न जाए, कोई समस्या होती है, सैकड़ों लोग आते हैं, फोन करते हैं, हमसे पूछते हैं। तमाम लोग जुड़े हैं, और क्या दें किसको दें अलग बात है, लेकिन चुनाव के समय पर वो पूछते हैं कि भैया क्या किया जाए बताइए। तो किसी व्यक्ति को यह इस दृष्टि से देखना कि वो अकेला है, गलत। हमने तो उस समय पत्रकार महोदय ने पूछा था, तो हमने कहा था कि हमको अकेले की दृष्टि से मत देखिए, हमारे विचारधारा के लाखों लोग हैं, बुनियाद हिल जाएगी, और हिल गई। तो इस दृष्टि से देखना गलत है। तो उनको हम लगे होंगे छोटे कार्यकर्ता हैं, अरे ऐसे होंगे, जो कार्यकर्ता को आपने बताया कि वो उस तरीके से नहीं देखते हैं या उस तरह से वैल्यू नहीं करते हैं।
अभी कुछ ही महीने पहले की बात बता रहा हूँ। बैलो किसी करे ना करे, हम उनके बैलो के मोहताज हैं। कार्यकर्ता की बता रहा हूँ मैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं की। अन्य लोग वो जैसा उनका अभी कुछ महीने पहले की घटना है, किसी कार्यकर्ता के साथ कुछ भी हुआ था बर्ताव, तो इन्होंने बड़ा तेजी से उसको फेसबुक पे उठाया कि भाजपा का एक एक कार्यकर्ता बड़ा वैल्यू रखता है हमारे लिए, और अगर उस पर आँच आती है तो समझ लीजिए हमारे ऊपर आँच आती है। देखिए, कथनी और करनी में बड़ी अंतर होती है, ठीक है। कुछ लोग फेसबुकिया मास्टर होते हैं। हम यही तो, जब ये मामला हुआ थोड़ा हम फेसबुक पर ज्यादा सक्रिय हुए, जान पाए बहुत सारी चीजें, तो हम जान पाए कि हमको जानकारी ही नहीं था, क्योंकि फेसबुक पर हम वही फेसबुक देख लेते थे, कुछ पोस्ट करना हुआ कर ली, इससे ज्यादा हम जानकारी नहीं रखते थे। तो कुछ लोग फेसबुकिया मास्टर होते हैं, तुरंत वो लिख दे, जमीन स्तर पर कुछ नहीं होते हैं, शून्य। आंदोलन सब फेसबुक पे हुई, वो सारा आंदोलन उनका फेसबुक पर ही चलेगा, फेसबुक पर वो सबको जो भी देना है दे दिए, सम्मान, अपमान सम्मान, ये कह लीजिए दूध पूत जो भी देना हो वो फेसबुक पर दे दिए, रियलिटी में नहीं। तो ठीक है, हम कहते हैं कि विरोध की कोई बात नहीं, किसी का विरोध नहीं है, लेकिन इस्तीफा दे दिया है तो जानकारी खुद हो जाएगी चुनाव में कि फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इस्तीफा के बाद अगला प्लानिंग क्या है आपके दिमाग में? देखिए, अभी कोई प्लानिंग नहीं है, अभी हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र अभी कुछ दिन रहेंगे, बाद में देखा जाएगा क्या मूड बनता है, कैसे क्या कोई अन्य राजनीतिक पार्टी जो नहीं। देखिए, अभी हम किसी के ना संपर्क में है, ना किसी से हमने संपर्क करने के लिए। भविष्य में अगर कांग्रेस से या सपा से आपको मौका मिलता है तुलसीपुर के लिए, तो क्या आप उनके साथ जाना चाहेंगे? देखो, ये तो समय के गर्भ में है, सिचुएशन क्या बैठता है कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी हमारा कहीं किसी की तरफ जाने वाने का कोई मूड नहीं है। चलिए, इससे और अच्छे से समझते हैं और दर्शक भी समझेंगे कि आप कहाँ जाएंगे। मृगेंद्र उपाध्याय जी के जो विचार है, वो किस पार्टी के आपको लगता है कि कहाँ पे वो सम्मान मिलेगा उस विचार को? देखिए, जहां तक मेरा मानना है, बहुत क्लियर कट है, किसी भी पार्टी, क्योंकि सभी भारत के सभी पार्टियों की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, या XYZ जो भी पूरी पार्टियों की बात कर रहे हैं, सबका सिर्फ मात्र एक उद्देश्य है कि किसी ना किसी प्रकार से सत्ता हथियाना, कुर्सी मिल जाए। इनको और किसी चीज से मतलब नहीं है, ये सिर्फ सत्ता चाहते हैं। ऐसे में पब्लिक को यह करना चाहिए कि किसी भी पार्टी को अस्थाई नहीं होने देना चाहिए, हमेशा उलटते पुलटते रहना चाहिए, क्योंकि जब कोई सरकार अस्थाई हो जाती है तो वो निरंकुश और अहंकारी हो जाती है। तो उसको ये लगे कि अगर हम फिर गलत किए तो पब्लिक हमको, कि अगर हम गलत कर दिए तो फिर हमको ये नकार देगी। संविधान के लहजे में बात किया जाए तो बतौर नागरिक रहना चाहिए, भक्ति नहीं करना चाहिए। हाँ, नागरिक रहना चाहिए। अगर नागरिक से आप भक्त बन गए किसी नेता का, अपना व्यक्तिगत एनालिसिस तो होना ही चाहिए। हम इतने मूर्ख थोड़े हैं कि मतलब आंख बंद करके किसी पर भरोसा कर लेंगे। हम देखेंगे गलत सही क्या सही हो रहा है, चल रही है इस समय, चल रही हो। हम तो कभी नहीं, हम तो गलत सही, भाई हम वोट आपको दे रहे हैं तो सवाल तो हम आपसे करेंगे ना कि आप गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो देशद्रोही हो जाएंगे। उनकी इच्छा, अगर उनको लगता है कि वो हमको उनके सर्टिफिकेट के हम मोहताज हैं तो हमको सर्टिफिकेट दें, और उनके कहने से हम देशद्रोही हो जाएंगे। देश का प्रत्येक व्यक्ति देश के लिए उतना ही उपयोगी है जितना सब है। आपको क्या लगता है कि जो सड़क के किनारे जो जूता चप्पल मोची जो जूता चप्पल सिल रहा है वो देश का सेवा नहीं कर रहा है? वो भी देश का सेवा कर रहा है। अध्यापक देश का सेवा नहीं कर रहा है, वो भी देश का सेवा कर रहा है। वकील देश का सेवा नहीं कर रहा है, वो भी देश का सेवा कर रहा है। इंजीनियर देश का सेवा नहीं कर रहा है, वो भी देश का सेवा कर रहा है। आर्मी सेना देश का सेवा नहीं कर रहा है, सब देश के सेवा कर रहे हैं। हर प्रत्येक व्यक्ति देश का सेवा कर रहा है और देश के लिए सभी व्यक्ति महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। जितने ये नेता है उतने वो भी। नेता क्या है? नेता तो लूट घसोट में इस समय फंसे हुए हैं। तो सारी सुविधाएं तो सरकार नेताओं को ही ज्यादातर देती है। ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। इतने VIP हो गए हैं, सारा प्रोटोकॉल के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर लूट घसोट मचा रहे हैं। अरे कोरोना काल में ये मेज थपथपा करके अपना क्या कहते हैं वेतन बढ़ा लिए। अच्छा, इनको वेतन पर वेतन, वेतन पर वेतन चाहिए।
अरे और बड़े गर्व से कहें, बड़े बड़े नेताओं का हमने स्टेटमेंट सुना है कि हम सेवा कर रहे हैं। अरे सेवा के लिए तुम इतने लालाई तो हो, छोड़ दो कि हम नहीं लेंगे अपना तनख्वाह, वेतन नहीं लेंगे, हम निःशुल्क करेंगे सब। अगर भत्ता की बात करने लगी है तो कितनी भत्ताएं मिलती है इनको, तमाम कोई टैक्स नहीं भत्ताएं। देना है, टोल टैक्स पे इनको गाड़ी वैसे फ्री जाना है, ट्रेन की सुविधा, फ्लाइट की सुविधा है, रहना खाना, कितनी सारी सुविधाएं मिलती हैं। बहुत तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। संसद के पैसा कैंटीन में मिल आप रहा है। देखिए 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए में आप खाना मिल रहा है, वेरी वेरी वीआईपी, वेरी वीआईपी खाना मिल रहा है, और गरीब गरीब मरा जा रहा है। लेकिन अब देखिए, कहना कभी कभी कहना भी चाहिए, कहना पड़ रहा है, ये सब पब्लिक को सोचना चाहिए। लेकिन कैसे उम्मीद किया भाई, 5 किलो राशन को जो विकास समझ रहा है, उससे हम तर्क वितर्क की उम्मीद करें? आप बताइए, उससे हम तर्क वितर्क कर पाएंगे? बस यही चल रहा है देश में। अब देखिए, हम आप खुद आप देखिए, अभी आप जाते हैं मार्केट में सामान लेने, फल लेने, सब्जी लेने, और कोई बगल वाला ठेला मान लीजिए आलू टमाटर या सेब 10 रुपया महंगा दे रहा है, तो हम लोग बहुत सिंपल तरीके से कह दे रहे हैं कि लूट रहा है। ठीक है, वो गरीब आदमी 10 रुपया बढ़ा लिया तो लूट रहा है। सांसद विधायक कौन नहीं जान रहा है कि कमीशन लेकर के ठेका पट्टा दे रहे हैं, सिग्नेचर में करोड़ों आ जा रहे हैं, लाखों आ जा रहे हैं, और वही आ जाता है तो हम ही लोग, ये हम बुद्धिजीवियों तक की बात कर रहे हैं कि माला लेकर दौड़ते हैं उनका सम्मान करने के लिए। हम कहते हैं आपको कोई उद्घाटन कराना है, अपने मित्र से कराइए, अपने भाई से कराइए, अपने माँ बाप से कराइए, अपने माँ बाप से कराओ, अपने दोस्त से कराओ, समाज के और संभ्रांत जो समाज के लिए काम कर रहा है उनसे कराओ। गुरु लोग हैं। लेकिन एक फैशन बन गया है कि हमको बुला करके नेताओं से ही कराना है, कराओ। जब नहीं समझ में आ रहा है तो झेलोगे। लाल फीता रिबन वही काटते हैं, काट रहे हैं। जबकि तो इसलिए इन आप लोगों को देखिए कि दिक्कत उनके, है। मैं इस पे बात करना चाहता था किसी बुद्धिजीवी से ही। आप बताइए, हमने किसी का कोई नुकसान तो किया नहीं। आप भावना से हमारे इतने देर से बात कर रहे हैं, समझ ही गए होंगे। उसके बाद में भी लोग कमेंट कसते रहते हैं, हमको दुश्मन मानते रहते हैं। क्यों? सही बात कह देने की वजह से। जैसे सत्य कह देते हैं ना, तो सत्य हजम नहीं होता है जल्दी किसी को, ये है। तो एक तो संदेश तो आज दे ही दीजिए कि जब भी कोई नया प्रतिष्ठान किसी को खोलना हो तो मेरे ख्याल से अपने माँ बाप माता पिता से ही उसका उद्घाटन सबसे ज्यादा। अगर मान लीजिए कोई प्रतिष्ठान का उद्घाटन करना है, करना कोई चाहता है, कर रहा है, माँ बाप से करवा सकता है, अपने गुरु से करवा सकता है। हम कहते हैं कि पढ़ाई शुरू से, हम कहते हैं यूकेजी से ले लीजिए, यहाँ तक बीए एमए पीएचडी सब किए हैं। किसी अध्यापक होंगे, बुजुर्ग हो गए होंगे, उनको बुला लीजिए, अपने किसी अच्छे मित्र को बुला लीजिए जो आपका शुभचिंतक हो, उससे करवाइए और गर्व से करवाइए। हम देख लीजिए, हमारा पूरा फेसबुक खंगाल लीजिए, एक भी सेल्फी आप नहीं पाएंगे। हम कभी नेताओं के साथ सेल्फी नहीं लेते हैं। संजोग पड़ गया साथ में है तो फोटो खिंचवा लेंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन फोटो के लिए लालायित नहीं रहते हैं कि दौड़ जाए। हम पहले और हमें अपने मित्रों के साथ, अपने लोगों के साथ हम बढ़कर कहते हैं कि आइए आपके साथ फोटो खिंचवा लें, उनके साथ बढ़कर खिंचाते हैं, शेयर करते। आज बड़ा देखते हैं तमाम लोगों का, लोग जिसको ना जानते हैं ना पहचानते हैं उसको बधाई दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं। बगल में उनके कोई खास हैं, हित मित्र हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनका वो नहीं लगा पा रहे हैं। और जिसको नहीं जानते, कभी जीवन में मिलना नहीं हो पाएगा उनसे, उनका वो उनको बधाई, सालगिरह की बधाई दे रहे हैं, जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। हम तो वही हाल हुआ कि देखे कोरोना में जो है सब देह बांट करके फोटो वोटो खिंचवा रहे थे। और हम अब नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ चलाए, तो हम नहीं चाहते हैं, संबंध अच्छे हैं कि वो इलाका में बांटे और उनके पड़ोस का आदमी भूख खाना के बगैर मर गया, बुजुर्ग आदमी। तो क्या मतलब है ऐसा? हम पहले अपने जहां हम रह रहे हैं वहां देखें कि अगर कोई मान लीजिए किसी के कारण, ईश्वर वैसे सबको दे, सब कुछ दे, लेकिन कोई ऐसा है कि खाया पिया नहीं है, तो उसका हम पहले ध्यान रखें, उसका करें, उसके बाद हम आगे बढ़ें। लेकिन यहाँ इन सबकी मतलब ये सोच नहीं है। यहाँ तो फोटो खिंचाना है, जल्दी फेसबुक पर डालना है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करनी है, जल्दी नेता बन जाना है। हम कहते हैं, हमने कहा, हम आज भी कह रहे हैं, उस दिन उन्होंने पूछा था, लालसा ही खत्म हो गई। जैसे चुनाव लड़ने की जो महत्वाकांक्षा थी हमारे अंदर
कि हम एमएलए बने या एमएलए चुनाव लड़े। कानून सब इतने चेंज होते जा रहे हैं, नेताओं की स्थिति हम देख रहे हैं, कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। हम बन ही जाएं तो क्या सेवा कर लेंगे हम लोगों की, कैसे कर पाएंगे जब सब कानून उल्टा सीधा बन जाएंगे। जब हम बनना इसलिए चाहते हैं कि लोगों को के लिए खड़े हो पाए, उनका सहयोग कर पाए। तो जब कुछ रहेगा तब तो हम कर पाएंगे। बलरामपुर नगर पालिका के चेयरमैन धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू, लोग ऐसा कहते हैं जो उनके समर्थक हैं कि उनके अंदर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की छवि दिखाई पड़ती है। जिस तरह से वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बलरामपुर को विकास करने में, विकसित करने में लगे हुए हैं, और उस विकसित प्रोजेक्ट को करने में उस रास्ते में जो भी चीजें अड़चने आती हैं वो बिना लाग लपेट के उस पर तुरंत कड़ा निर्णय लेते हैं। इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। तो क्या इनके काम को आप किस तरह से देखते हैं? धीरू भाई हमारे मित्र हैं, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। जैसा भी है ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, ठीक ही है। आज इतने सारे डिस्कशन के बाद भाजपा को आप किस स्थिति पे देखते हैं अभी हाल ही फिलहाल में जो ये मुद्दे हुए? देखिए, बहुत क्लियर कट कर रहे हैं। अगर इसमें जो भी सलाहकार हैं, इनके जो सर्वेयर हैं, सर्वे कर रहे हैं, अगर ठीक से सलाह में ऐसे ही उल्टा सीधा सलाह देते रहे, उल्टा सीधा सर्वे करते रहे, तो भाजपा खंड खंड टूटेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। और अगर ये समय रहते समझ गए, सुधार किए, तो ये स्थापित रहेंगे, कार्य कर रहे हैं। सब काम गलत ही नहीं है इनके, अच्छे भी काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब यह है कि सुधार की बहुत आवश्यकता है। ये लोग सब कान के कच्चे हो चुके हैं, और चूंकि ज्यादा समय से रह गए, तो इसलिए अब ये लोग जो है थोड़ा अहंकारी और निरंकुश हो चुके हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सरकार को कभी अस्थायी नहीं रहने देना चाहिए, पलटते रहना चाहिए। इससे लगे इसमें पब्लिक का महत्व बढ़ा रहता है। वो समझेंगे कि अगर हम गलत करें तो पब्लिक इस बार हमको चुनेगी नहीं। इतनी देर के चर्चा में आपने बताया कि जब भी कुछ गलत हुआ तो मैं जरूर, मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं वहां खड़ा रहता हूं। आपने इस्तीफा दिया 2025 में, 26 जनवरी में आपने दिया। मैं मोदी के कार्यकाल की बात करूंगा 2014 से लेकर 2026 तक। 2014 से लेकर 2026 तक क्या सब कुछ इस देश में सही चल रहा था? उससे पहले आपके मन में ये विचार या इस चीज को आपको क्यों नहीं आया कि इस्तीफा उस समय देना चाहिए था? मैं लगातार उन मुद्दों पे बात करूंगा आपको जो पिछले 10 साल में, 15 साल में बीते हैं मोदी के कार्यकाल में। पहला मुद्दा 2014 से 26 में सबसे पहला आया कि नागरिकता संशोधन बिल CNRC आया था, उसमें आपको कोई कमी नहीं दिखाई पड़ा। अग्निवीर योजना 2022 में आया, वो भी कई सारे विरोध हुआ, उस पर भी आपको कोई कमी नहीं लगा कि आपको इस्तीफा देना चाहिए था। तीसरा कृषि कानून बिल, 3 कृषि कानून बिल आया था 2020 में, पूरे देश में किसानों ने आंदोलन किया, उस पर भी आपने कहीं से भी विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ कि हाँ आपने इस्तीफा दिया हो। फिर चाहे भूमि अधिग्रहण बिल हुआ 2014 का, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2025 में हो जिसमें निजीकरण की भूमिका सबसे ज्यादा हुई थी और सारे लोग ने इस पर विरोध किया था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में निजीकरण नहीं होना चाहिए। UGC के या शंकराचार्य का अपमान हुआ तो आपने इस्तीफा दिया। इससे पहले राम मंदिर अधूरा बन रहा था, यही शंकराचार्य इसका विरोध किए थे कि राम मंदिर भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए। तब भी मोदी सरकार ने इसको किया, उस समय तो आपने इस्तीफा नहीं दिया। क्या अब आप अपने इस्तीफे को जस्टिफाई कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि जब कोई वर्क करता है तो कुछ त्रुटियां होती हैं। तो चूंकि अब हम बीजेपी से जुड़े हुए थे, तो मान लीजिए एक आध चीज गलत हुआ तो हमने सोचा चलो ठीक है, सुधार कर लेंगे, सही कर लेंगे। खैर, इनके स्वभाव में नहीं था, इन्होंने सुधार उस पर नहीं किया। जब कोई अपराध किसी व्यक्ति के प्रति होता है तब वो उतना बड़ा अपराध नहीं होता है। अपराध तो होता है, उतना बड़ा नहीं माना जाता है। लेकिन जब कोई चीज एक समुदाय के प्रति होता है, एक जाति विशेष के प्रति होता है, एक धर्म विशेष के प्रति होता है, तो उसको बड़ा अपराध माना जाता है। किसानों के ऊपर अपराध बड़ा अपराध नहीं मानेंगे आप? नहीं, हम मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। फिर वो आंदोलन किए, इन्होंने आश्वासन दिया,
बिल वापस लेना पड़ा, आश्वासन नहीं, आश्वासन पहले आश्वासन दिए थे, बाद में वापस लिए, तो चलो ठीक है, सुधार हो गया, कोई ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अब जब यूजीसी लेकर के आए ये, तो उसमें जो है इन्होंने एक जैसे सवर्ण वर्ग को एकदम अलग थलग कर दिया, पहले ही अपराधी मान लिया। यहां तक कि उसका अपराध अगर वो मन में सोच भी रहा है, अंतर्निहित है अगर, तब भी वो अपराधी है। और अगर मान लीजिए वो ये निवेदन कर दिया समता समिति से कि हमारा नाम गोपनीय रखा जाए, वो करेगा ही, तो उसका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा और कार्रवाई कर दी जाएगी, यानी कि उस व्यक्ति को पता तक नहीं चलेगा कि किसके साथ हमने क्या अपराध किया। मान लीजिए कोई, जैसे उदाहरण के एक दृष्टांत आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए मैं चंदन लगाकर खड़ा हूं, सामने वाले व्यक्ति जो हितधारक व्यक्ति है उसको लगा कि ये चंदन हमको अपमानित करने के लिए लगाए हैं या गमछा हमको अपमानित करने के लिए, वही XYZ उदाहरण है, तो मेरी शिकायत कर सकता था। एकदम चूंकि सुरक्षा घेरे से सवर्णों को बाहर कर दिया गया, तो ये एक समुदाय, एक जाति के प्रति, समझ लीजिए एक वर्ड के प्रति जो है ऐसा निंदनीय कृत्य था, मतलब मानसिकता प्रतीत होती थी। तो हमको लगा कि तो हिंदू हिंदू करते करते ये कहाँ लड़ाने चले आए हम लोगों को। हमारे तमाम मित्र SC OBC हैं, अगर ठीक है तुमको OBC की बहुत चिंता है तो SC ST से बाहर कर दो ना, OBC को ही बाहर कर दो। और SC ST की अगर तुमको बहुत चिंता है तो तमाम SC ST हैं जो गरीब हैं, असहाय हैं, हम लोग जानते हैं, गांव से जुड़े व्यक्ति हैं, उनको आप 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद पहुंचाइए, वो बिजनेस करें, उनका सर्वांगीण विकास हो। वो सब आप नहीं कर रहे हैं। अपने सत्ता के लिए कि हम बने रहें, स्थापित रहें, उल्टा सीधा कानून ला करके लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो हम लगा तो हम हिंदुत्व करते रह गए, तो यहाँ जातियों का खेल शुरू हो गया, तो हमको बड़ा आहत हुआ। UGC लाने की जरूरत क्यों पड़ी, अगर मैं इस पे बात करूं? ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक श्रवण समाज को, जनरल कैटेगरी को सीधे सीधे एक हाशिए पे लाके रख दिया गया और मान ही लिया गया कि ये अपराधी हैं। अगर मैं बात करूं कि UGC आया क्यों, तो उसके पहले कई सारे ऐसे घटनाएं इस देश में हुई कि जिससे UGC को एक नया नियम और कड़ा कानून लाना पड़ा। जैसे कौन सी घटना? जैसे रोहित वेमुला की घटना हुई थी, पायल तड़वी की घटना हुई थी, एक आदिवासी ST समुदाय से आने वाली MBBS डॉक्टर है जो मुंबई के टॉप मेडिकल कॉलेज में PG कर रही थी। कहीं ना कहीं शोषण इस तरह से हुआ जिसको उसको आत्महत्या करना पड़ा। रोहित वेमुला का भी केस ऐसा था, ऐसे बहुत सारे केस हुए, तब ये इसको लाना पड़ा। तो इसको लाना गलत है या ये जो नियम आया है ये नियम गलत है, इसमें कुछ संशोधन करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि हमने पहले भी कहा कि हम किसी के लाश पर ताली नहीं बजाते हैं। हमको रोहित वेमुला और अन्य जिसको आपने बताया पायल तड़वी उनके साथ अप्रिय घटना घटी, उसके लिए हमको संवेदनाएं हैं उनके प्रति। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन 2 घटनाएं आपको दिखाई दिया, ये राष्ट्रीय स्तर पर गई तो इसलिए दिखाई पड़ा। हाँ, ऐसे बहुत सारे होंगे जो दिखाई भी नहीं पड़ते होंगे। हाँ, दिखाई दिया। आपने पूरा कानून ही चेंज कर दिया। ठीक है, अब आप बताइए, SC ST एक्ट का दुरुपयोग 95% जो रिकॉर्ड में आया है फर्जी है। तमाम लोग आत्महत्या कर लिए हैं, वो आपको दिखाई नहीं पड़ा कि इस कानून की वजह से इतना नुकसान हो रहा है। आप कीजिए ना, सही कीजिए, न्याय कीजिए। आप उस कुर्सी पर बैठे हैं तो आप मान लीजिए आपने वोट नहीं दिए तो इसके मतलब थोड़े है वो प्रधानमंत्री तो सबके हुए ना। बिल्कुल। तो उनको अपनी जनता को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। बात हमारी समझ रहे हैं? तो उनको, जैसे रोहित वेमुला को देख रहे हैं, वैसे तमाम सवर्ण OBC भी आत्महत्या किए हैं SC ST की वजह से। तो उनको ध्यान में तो ये जो कड़े कानून होते हैं, चाहे SC ST हो, चाहे डाउरी हो और चाहे ये UC हो, ये कड़े कानून ही इसलिए बनाए जाते हैं कि कहीं ना कहीं इसका तो दुरुपयोग हो सकता है, मानता हूं, लेकिन कड़ा बनाने का उद्देश्य यही हुआ कि ना हो, लेकिन हो रहा है। एक हो सकता है, एक कहीं एक आध अपवाद में होता है। देखिए, कुछ तो दुरुपयोग होगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है,
लेकिन जिसका ज्यादा उपयोग हो रहा है, जैसे मान लीजिए 90 और 95% जिसका दुरुपयोग हो रहा है, इसके मतलब वो गलत हो रहा है। इसको तो मानना चाहिए। 1-8% चलो ठीक है, जिसको अवसर मिला वही अपना खेल गया। समझ रहे हैं बात हमारी? तो जिसमें 90-95% निकल कर सामने आए कि फर्जी हो रहे हैं, उस पर तो सुधार करने की आवश्यकता ही थी। तो नियम में सुधार मेरे ख्याल से होना चाहिए कि जिस अब मान लीजिए हमारे तमाम मित्र हैं, और हम चूंकि कभी कास्ट फीलिंग वाली बात नहीं किए, लेकिन आज जब हम सही लड़ाई, तो उनके मन में भी ऐसा उत्पन्न हो सकता है भैया लो जातिवादी हो गए, ये हो गया भाई, जबकि हम सही के लिए लड़ रहे हैं। कल लोग मित्रता नहीं करेंगे, आपस में उठे बैठेंगे नहीं। तो इस नियम में संशोधन होने की जरूरत थी ना। संशोधन वापस होना चाहिए। जैसे देखिए, अगर नहीं वापस होना चाहिए तो जो चल रहा था 12 में था 2012, हाँ, वो अपना चलता। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, तो इससे क्या लगता है, क्या उम्मीद है आगे? देखिए, जहां तक हमको लगता है, सुप्रीम कोर्ट पर हमको विश्वास है, भरोसा है। निश्चित ही उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जवाब देने लायक चीजों का दिया जाता है। इसका जवाब नहीं उनके पास होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकें, तो निश्चित ही इसको निरस्त कर देगा, वापस कर देगा। यूजीसी के विरोध में जब आप बलरामपुर जिले में अभी हाल ही फिलहाल में एक प्रदर्शन किया आपने, और ज्ञापन देने के लिए एक हुजूम सा, आप एक काफिला से लेके यहाँ वीरविना चौराहा से लेके कलेक्टर ऑफिस तक आप लोग गए। आपके साथी करणी सेना भी साथ में मौजूद थी, उनके सदस्य लोग भी थे वहां पे। देखा गया कि जब आप जिला अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए आप कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं, तो जिला अधिकारी की तरफ से बात आती है कि मैं बाहर नहीं आऊंगा, 10-5 लोग आप ज्ञापन लेके अंदर आ जाइए, ज्ञापन दे दीजिए। इस पर करणी सेना और तमाम साथी आपके लोग मना कर दिए कि हम अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रदर्शन और इतने लोगों की संख्या को लेकर हम लोग कलेक्ट्रेट आ रहे हैं, कलेक्ट्रेट नहीं जा सकते हैं। आप बाहर आइए, डीएम हैं आप, जिला अधिकारी हैं इस जिले के, तो आप ज्ञापन लेने बाहर आइए। आपके साथी तमाम नहीं गए, आप उसके बाद ज्ञापन देने अंदर जाते हैं 10-5 लोगों को लेके। उस समय आप अपने साथी के साथ नहीं खड़े हुए, जो आपके साथ वीरविना चौराहा से लेके वहां तक उस यात्रा के दौरान थे? देखिए, इस पर हम ये कहना चाहते हैं, जब करणी सेना ने ज्ञापन देने से मना नहीं किया था, ठीक है, तमाम अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के लोग थे, स्वर्ण आर्मी के लोग थे, करणी सेना थी, परशुराम सेना, तमाम लोग थे वो जो वहां से आए थे। सब हमको एक राष्ट्रपति से संबोधित ज्ञापन था, जिलाधिकारी के माध्यम से भिजवाना था। ठीक। हमको एक संकेतात्मक एक फोटो आ जाता, मीडिया में चली जाती, कोई आकर ले लेता, वो चले जाते। उनको डीएम साहब को तो कुछ करना नहीं था। एडीएम मैडम भी आई थी लेने? एडीएम आई थी, तो उन्होंने कह दिया। अब यहाँ पर हम एक चीज और करना चाहें कि जिलाधिकारी को आकर के ले लेना चाहिए, लेकिन शायद वो किसी मीटिंग, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी, इस कारण वो नहीं निकलना चाहे। तो पहले वो कहे कि 5 लोग आ जाएं। फिर हम लोग जाकर के बात किए कि 5 लोग कैसे ज्ञापन दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 10 लोग आ जाइए। और हम कहे कि बाहर सब अड़े थे। फिर हमने बात किया कि 10-5 लोग कैसे आए। फिर उन्होंने कहा कि वकील साहब 25 लोग आ जाइए, आकर ज्ञापन दे दीजिए। हम आकर के बताए, लेकिन उसमें हर में होते हैं ना 1-2 लोग माहौल खराब करने वाले। तो वो कहीं से मतलब उनसे बात हो रही थी, जो मना कर रहा था, ये समझ में नहीं आया। बाद में हमको लोग बताए। अच्छा, क्योंकि भीड़ भी बहुत ज्यादा थी उस समय? नहीं, धीरे धीरे सब कम हो गई, तो ये सब कहने लगे। तो हम देखे, सरकार के खिलाफ एक तो प्रदर्शन थी, ठीक है, और सवर्णों की स्थिति भी आपको देश में पता है। बिल्कुल। और हमारे साथ जो व्यक्ति जुड़ा है, तो उसके सुरक्षा की भी जिम्मेदारी हमारी ही तो है ना। हम उसको सेफ नहीं करेंगे तो दोबारा वो हमारे साथ कैसे खड़ा होगा। और जिला अधिकारी महोदय ने कहा कि ठीक है 20-25 आ जाइए, तो और वो क्या कहते हैं, 20-25, 30-40 बचे ही थे लास्ट में। सही। तो ये लोग एकदम अपना जिंदाबाद करते हुए बाहर निकल आए। तो अब हमारी तो मजबूरी थी, करणी सेना के भी लोग खड़े थे, लोग भी खड़े थे। तो हम कहे कि ठीक है, ज्ञापन हम दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम ज्ञापन नहीं देते तो मैसेज गलत चला जाता समाज में। तो हमने ज्ञापन दिया। क्या कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि यूजीसी एक हथियार है और योगी जी को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि लोग अपने अपने दृष्टिकोण से रख रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं। इसलिए यूजीसी तो पूरे भारत में लागू हुआ। लेकिन चुनाव तो सर पे यूपी का ही है ना।
हाँ, तो यूपी का मान उसका लीजिए, असर तो यही देखने को अब मिलेगा। असर तो देखने को मिलेगा। तो वैसे तो देखा जाए तो हर प्रदेश में सभी लोग कहने लगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी को वो करने के लिए लोगों के बीच में यही बातें चल रही हैं। लोग हैं अपने अपने दृष्टिकोण से देख रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ जब पूरे भारत, खाली उत्तर प्रदेश के लिए होता तो हम ये बात मान लेते, लेकिन जो कि पूरे भारत के लिए है तो इसलिए इस बात को तो बिल्कुल नहीं माना जा सकता है। योगी जी और अमित शाह के रिश्तों को आप किस तरह से देखते हैं? उन लोगों के रिश्ते बढ़िया मधुर हैं, चंगा है एकदम, चंगा है। और क्या ना, वो वहां बैठे यहाँ बैठे, काम खत्म। लेकिन अफवाहों का बाजार हमेशा गर्म रहता है कि अमित शाह कहीं ना कहीं योगी जी को पसंद अब नहीं देखिए, करते। कुल मिलाकर सबको करना सेवा है। किस तरह की सेवा? अब सेवा करके ही ये लोग मानेंगे। बस यही कहना चाहते हैं। अभी कल परसों में आपने देखा, मैंने देखा कि फेसबुक पे आपने पोस्ट किया, एप्स्टीन की फाइल खुल गई है। और ये जेफरीन एप्स्टीन जो व्यक्ति है, इनकी जो फाइलें खुली हैं, पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। क्या लगता है, अपने देश के लोगों का भी नाम देखिए वो आता है तो फिर क्या स्थिति देखिए होगी? ऐसा है कि हम भारत में रहते हैं, भारतवर्ष में। यहाँ कोई व्यक्ति किसी गलत व्यक्ति के साथ उठता बैठता भी है तो बदनाम हो जाता है, ये माना जाता है कि इसका संगत गलत है। तो ये है। तो वैसे ही कि जो है एप्स्टीन फाइल की बात हम करें तो उनके साथ नाम आना ही गलत है। विस्तार से बताइए किस तरह का नाम आया है और किसका आया है? अब देखिए, उसमें नाम आया है हमारे प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का, कि ये जो है ये कौन सा देश है जो इजराइल, हाँ, इजराइल गए और ट्रंप के लिए नाचे गाए। उसमें अच्छा एक लाइन हम और बता दें, थोड़ा आ रहा है तो आ जाए। होता क्या है, जो हुआ होगा ये हम अनुमान लगा रहे हैं। जैसे भारत में अधिवक्ताओं का फर्म नहीं है, तो ये फर्म के माध्यम से अपना वर्क कर रहे हैं। ऐसे अमेरिका में तो उस फर्म में जो अन्य देशों के लोग हैं और जिनका मान लीजिए वो पहुंच से बाहर है, तो वो इन फर्म से पैसा दे करके संपर्क करते हैं कि हमारा किसी प्रकार मीटिंग करा दीजिए। तो जैसा भी मीटिंग हो, देश के लिए हो, अपना व्यक्तिगत ग्लैमर बनाने के लिए हो, XYZ कोई भी हो सकता है। तो किस वजह से आया, जैसे पूरा प्रकरण क्या है इसका? तो हमको लगता है कि ये कहीं ना कहीं सेकंड स्तर पर एप्स्टीन जो था वो भी ऐसे ही काम कर रहा था कि हम मिलवा देंगे हम, तो ये संपर्क वगैरह किए होंगे, फीस दिए होंगे, मिलाने के लिए कहा, जो कहा होगा उसको फॉलो किए होंगे। तो इजराइल वाला जो मुद्दा बता रहे थे अभी आप, क्या है? देखिए, अब इजराइल में मान लीजिए वो गए, इजराइल की ही उसने बात किया कि इजराइल में गए ट्रंप के लिए नाचे गाए उनको प्रसन्न करने के लिए, तो अपना कोई परफॉर्मेंस दिए होंगे, नाच डांस वांस करके कि जिससे प्रसन्न हो। तमाम लोग चाहते हैं नहीं, और जैसे यहीं बात देख लीजिए एक दृष्टि से कि तमाम लोग लालायित नहीं होते हैं बड़े नेताओं से मिलने के लिए, एक फोटो के लिए कहीं आ गए, गलती से तो मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो सौभाग्य वाली ही बात है। हालांकि मैंने कोरोना काल में वो नमस्ते ट्रंप कराए थे, उसका भी मैंने विरोध किया था, भाजपा में थे तब भी हमने कहा था ये गलत हो रहा है। देश में पहले RTI जो कांग्रेस की सरकार में आई थी, कांग्रेस की सरकार में आई थी अगर मैं गलत नहीं, हाँ, वो अन्ना हजारे जी आंदोलन किए थे, उसके बाद लोकपाल बिल वगैरह आया, तो RTI लाया गया था। RTI उससे पहले था, ठीक, लोकपाल बिल आया था उस समय, RTI उससे पहले ही था। और अरविंद केजरीवाल RTI के बहुत एक्टिविस्ट माने जाते हैं। तो लेकिन जो RTI था, सूचना का अधिकार, कि कोई भी एक आम इंसान, सबसे पिछड़े पायदान पर बैठा हुआ इंसान 10-20 रुपए खर्च करके सरकार या किसी बड़े अधिकारी किसी भी बड़े कामकाज की जानकारी ले सकता है। लेकिन आज के समय में RTI की स्थिति आपको कहीं ना कहीं धूमिल नजर आती है। बिल्कुल, पब्लिक का ये समझिए बहुत प्रमुख एक ही हथियार था, प्रमुख ना कहिए, पब्लिक का सिर्फ एक मात्र हथियार था RTI। बहुत गहरा चोट लगा है इससे हमको भी, समझ लीजिए। तो इसको भाजपा ने कमजोर कर दिया, ठीक है। RTI आयुक्त का पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता था। पहले RTI से कोई सूचना वगैरह मांग लो तो लोग घर तक निवेदन करने जाते थे कि वापस ले लीजिए, कर लीजिए। क्या दिमाग में आए, कोई इनसे कुछ मांग लिया, कैसे क्या हुआ, हम नहीं आना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद इन्होंने RTI बड़ा कमजोर कर दिया। अब तो स्थिति ये हो गई कि बाबू के बराबर पावर है RTI आयुक्त का।
तो वो लोग देना चाहते हैं तो देते हैं, अगर मन हुआ तो दे दिया, नहीं मन हुआ तो रिपोर्ट लगा कर भेज दिए। आरटीआई बहुत कमजोर कर दिया, पब्लिक का हथियार था, काट दिया, हाथ काट दिया पब्लिक का एकदम। तो अब तो बातचीत मेरे ख्याल से लगभग हम लोग ने सभी टॉपिक पे कोशिश किया है कि कवर करने की और आपके विचारों को जानने की। आप भी संतुष्ट होंगे मेरे ख्याल से। धन्यवाद। अब हमारा अगला राउंड चलता है जिसको बोलते हैं हम रैपिड फायर राउंड। मृगेंद्र उपाध्याय कौन है? वकील है, नेता है या व्यापारी? देखिए, हम अधिवक्ता हैं, हम अपने लोगों के लिए काम करते हैं, जो हमको जिस दृष्टि से लेना चाहे वो ले सकता है। अगर बसपा, सपा, कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी से आज के टाइम पे फोन आता है तो मृगेंद्र उपाध्याय किस पार्टी में जाएंगे? अभी हमारा कोई जवाब नहीं होगा, अभी हम विचार करेंगे कौन पार्टी हमारे समाज के लिए हितकर साबित होता है। देश के लिए सबसे बेहतर प्रधानमंत्री किसको देखते हैं? राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी या फिर नरेंद्र मोदी ही सबसे बेहतर प्रधानमंत्री हैं इस देश के लिए? अभी हम इस सब में किसी का नाम नहीं ले सकते हैं, किसी एक का नाम? किसी का नहीं लेंगे। अभी हम एनालिसिस करेंगे, इस पर विवेचना करेंगे कौन परफेक्ट है, उनको पढ़ेंगे हम ठीक से। पिछले 2014 से 25 तक का कार्यकाल आपने नरेंद्र मोदी का देखा तो इसीलिए तो इस्तीफा दिए ना। तो इसका मतलब इनका नाम तो रिजेक्ट है, बाकी और भाई आपको पढ़ना पड़ेगा और हम देखेंगे। राहुल गांधी आपको बतौर प्रधानमंत्री, ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा, कौन पसंद करते हैं, क्योंकि अभी हम किसी को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हम राहुल गांधी को जननायक की तरह देखते हैं। संघर्ष कर रहा है, विषम परिस्थितियों में वो टूटा नहीं, तोड़ने के लिए सब बहुत प्रयास किए। उत्तर प्रदेश के लिए किस नेता को आप बेहतर मानते हैं? अखिलेश, योगी आदित्यनाथ या मायावती? इसमें भी कुछ नहीं कह सकते हैं। तीनों को तो आपने देखा, तीनों का कार्यकाल देखा, किसी एक का नाम लेना है? अभी कुछ नहीं कहा नहीं। फिर भी एक नाम अगर आपको लेना ही पड़ जाए कि अखिलेश, योगी, मायावती, किसका कार्यकाल आपको ठीक लगता है? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। प्रदेश के लिए कौन अच्छा होगा या है? देखिए, ऐसा है कि अगर हम इस पर जाएं तो मान लीजिए किसी का भी नाम आ जाए, हम कहते हैं कि आपको बना दिया जाए या हमको बना दिया जाए, एक ये दृष्टांत है। तो जो परंपराएं इन लोगों ने डाल दिया है, जो भी पार्टी आएगी इसी परंपरा के अनुसार चलेगी, तो आप समझ सकते हैं कि क्या करेगा वो। बलरामपुर के 4 विधानसभाएं, चारों विधानसभा के जो विधायक है मौजूदा समय में, किसकी विचार और कार्यशैली आपको अच्छा लगता है? देखिए, इन चारों में पलटू राम जी का ठीक है। लोकसभा की अगर बात करें तो साकेत मिश्रा जो लोकसभा के उम्मीदवार थे, हार गए, या जो मौजूदा समय में राम शिरोमणि वर्मा है सांसद, किसको बेहतर आप समझते हैं? दोनों उसी प्रकार हैं। उसी प्रकार मतलब ना ये मिलते हैं पब्लिक से, ना वो मिलते हैं पब्लिक से, दोनों लापता। हाँ, इस हिसाब से तो दद्दन मिश्रा ठीक है। सही है। अब फिर मैं नगर पालिका की बात करता हूं तो आप नगर पालिका से बातचीत करने में थोड़ा सा बचने की कोशिश करते हैं, आप बचने सोचते हैं कि ना बात किया जाए, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करना चाहूं कि एज ए चेयरमैन जो पूर्व के थे शाहबान अली या जो वर्तमान में है धीरू सिंह, कौन बेहतर काम कर रहा है विकास बलरामपुर के लिए? अगर मैं बात करूं कि बलरामपुर को एक नई दिशा या नई ऊर्जा कहाँ मिल रही है? देखिए, धीरू भाई हमारे मित्र हैं, क्लासमेट रहे हैं। अच्छा, जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, उनको अच्छा ही हम कहेंगे, लेकिन साबान के भी संघर्ष को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। हमने संघर्ष की बात नहीं किया सर, आप समझे नहीं सवाल। बलरामपुर के लिए कौन बेहतर है, जो बेहतर काम कर रहा है या कर रहा चाहता है? व्यक्तिगत संघर्ष किसी का भी हो, अलग बात है। व्यक्तिगत संघर्ष की बात ही नहीं करते हैं हम, व्यक्तिगत पर क्यों जाएंगे? लेकिन जैसे मेमोरियल हॉस्पिटल था तो यहाँ से जा रहा था, ठीक, उसके लिए उन्होंने तो सारा श्रेय रिट दायर किया और बचाया, तो काम तो साबान ने किया, तो उसको हम मान रहे हैं। धीरू सिंह भी अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के दुख सुख में खड़े रहे हैं, विकास पर भी तमाम नाली सड़कें सब बनवा रहे हैं। अभी देखिए घंटा घर बनवाने जा रहे हैं, तो वर्क तो वो भी कर रहे हैं। बेहतर, सबसे बेहतर। अब देखिए बेहतर जो Who is the best?
अब वो मित्र है तो नीरू भाई को कह देंगे बेहतर है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मृगेंद्र उपाध्याय जी, वरिष्ठ वकील अधिवक्ता हैं, और इनके साथ बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। और इस पूरी बातचीत को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन और शानदार लगेगा, जानकारियों का आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।